So hi everyone, this is Upesh and I welcome you all on Power IAS of NCERT series. तो जैसा मैंने कहा कि हम NCERT सीरीज शुरू करने वाले हैं, so this is the NCERT सीरीज, राइट? थोड़ा टाइम लगा बट फाइनली वी हैव कम विद अ क्वालिटी कंटेंट. सो हम क्या करने वाले इस NCERT सीरीज में? सो बेसिकली हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो भी NCERTs हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? बिकॉज यू नो 30 to 40 क्वेश्चंस जो आपके प्रीलिम्स में स्टैटिक से आ रहे हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द NCERT. तो इस सीरीज के थ्रू वी विल ट्राई टू फिगर आउट दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो NCERTs के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई वी हैव कम विद द NCERT ऑफ स्टैंडर्ड 6 जो कि एंशिएंट इंडिया का है. तो हमारा अप्रोच ये होगा कि हम क्लास 6 की NCERT मतलब एंशिएंट इंडिया, क्लास 7 का मिडिवल इंडिया और क्लास 8 की मॉडर्न इंडिया, इन तीनों को एक बार कवर करेंगे तो हमारा हिस्ट्री का एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा. फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर जियोग्राफी, फिर 9, 10, 11, 12 उसको एक अलग स्लॉट में करेंगे. तो अभी जो मेरे सामने है ये है क्लास 6 की एंशिएंट इंडिया, राइट? एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच क्या है, किस तरीके से हम इनको डील करेंगे, खास करके जो NCERT सीरीज़ है. तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले NCERT को और हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे, राइट? विल फर्स्टली फिनिश द चैप्टर. एक बार हमारा जब चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसके बाद में विल जस्ट गो टू द एडवांस लेवल वैल्यू एडिशन टू अंडरस्टैंड UPSC. देखो UPSC में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो एकदम बहुत बेसिक NCERT से कनेक्टेड होकर थोड़े सा एडवांस लेवल को टच करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो यू विल रियलाइज कि 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था हुंडी के ऊपर में, दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज. क्लास 8 की NCERT हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में स्पेशली एक बॉक्स में साइड में हुंडी एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, राइट? अगर आप 2021 का प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बुर्ज होम के ऊपर में एक क्वेश्चन था, मैच द कॉलम करके. उसको हम आज बैच में क्लास 6 की NCERT से कवर करेंगे. तो होता क्या है ना कि लोग पूछते हैं कि सर NCERT पढ़ के क्या फ़ायदा है, वाई शुड वी रीड दी NCERTs तो बहुत बेसिक्स है. बट लेट मी टेल यू, सीधा एडवांस बुक पे जंप करने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आपका कोर कॉन्सेप्ट हिला होता है, राइट? NCERT कवर करने से यू विल फर्स्ट बिल्ड अप योर कोर कॉन्सेप्ट. उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, एंड दैट इज वाई दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. प्रीलिम्स में खास करके इफ यू लुक एट टू द क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे लाइक 30 to 40 क्वेश्चंस जो आपके स्टैटिक्स से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. इसमें से अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो की टर्म्स में पूछे गए होते हैं और वो सीधा सीधा NCERT से लगने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर लोग मिस आउट कर देते हैं बिकॉज उन्होंने NCERTs को ये सोच के स्किप किया होता है कि तो बहुत बेसिक सी बुक है. और ये अगर मैं 5 क्वेश्चन मिनिमम भी लेकर के चलूँ तो दिस इज लाइक 10 मार्क्स, और अगर आपने इसको गलत कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग में इसका वैल्यू एडिशन और बढ़ जाएगा. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस दैट दे प्ले स्पेशली इन आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इसको देखते हुए हमारा सबसे पहला अप्रोच ये है कि हम लोग सबसे पहले NCERT को कवर करेंगे. जो भी हम क्लास में कवर करेंगे उसका मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस नोट्स को मत पढ़ना बिकॉज ये नोट्स मैंने बनाए हैं. आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए. यू शुड गो एंड रीड द रॉ बुक्स. इस वीडियो देखने के बाद में आपको NCERT पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट गो एंड रीड द बुक. वंस यू रीड द बुक्स यू आर डन विद द बेसिक, राइट? नोट्स ना पढ़ करके रॉ बुक्स को पढ़ेंगे, राइट? एंड देन आफ्टर दिस विल फाइनली गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन गिवन इन द NCERT बुक्स. जो भी चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि तो बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया हुआ है, राइट, और आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, ठीक से नहीं आंसर्स लिख पा रहे, तो उन चैप्टर को कवर अप करने के बाद में उनके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ये सोच के कि लेट अस कंसीडर कि 20 मार्कर क्वेश्चन है, मुझे इसको 200 वर्ड में खत्म करना है. सो ऑन अ अकाउंट ऑफ UPSC पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहाँ से आंसर राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे करके हमारी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी. सो ये बहुत बेसिक सा रूल है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्किंग रूल्स स्टिल अप टू नाउ. आप बेसिक NCERTs को पढ़ें, उसके पीछे क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर राइटिंग में उसको प्रैक्टिस करें. उससे आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा. इसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, प्लस आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा. इसके बाद से हम UPSC में पूछे हुए और स्टेट PCS में पूछे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे इन्हीं चैप्टर से पढ़ करके. देखो UPSC और स्टेट PCS के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि स्टेट PCS के क्वेश्चंस को ना आजकल UPSC मल्टी करेक्ट में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछ देती है, राइट? तो अगर हमने IVC कवर किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके UPSC के PYQ लगा लिया और साथ में स्टेट PCS भी लगा लिया ना, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी UPSC के एग्जाम में स्टेट PCS से लाइनर्स में लाइक मल्टी करेक्ट में 1-2 लाइन में पूछ दे, लाइक ढोलावीरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम 2022 से 23 के प्रीलिम्स से पूछा गया था और वो स्टेट PCS में भी पहले पूछ चुके हैं हमें, और सेम क्वेश्चन को उन्होंने उठा के UPSC में पूछ दिया. सो दिस इज समथिंग दैट कीप ऑन हैपनिंग. तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके सारे PYQ लगा लो. स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पूछे हुए जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके PYQ लगाने के बाद में वो चैप्टर देन एंड देयर खत्म हो जाएगा. तो व्हाट इज द आवर अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू फॉलो? द अप्रोच इज दैट फर्स्टली विल फिनिश द चैप्टर नंबर 1
इसको ख़त्म करने के बाद में हम उसमें उसी टाइम पे थोड़ा सा एडवांस लेवल वैल्यू एडिशन करेंगे। लाइक अगर इसमें पैलियोलिथिक के बारे में बस इतना दिया हंटिंग गैदरिंग, तो हम थोड़ा सा टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच करे। नंबर 3, इसको करने के बाद में यू विल गो बैक एंड यू विल रीड द रॉ एनसीईआरटी बुक्स दैट आर कवर्ड इन द क्लासेस, बिकॉज एनसीईआरटी अगर आपने रॉ नहीं रीड किया है, नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप वही काम कर रहे हैं जो मैंने पहले मना किया था, लाइक बर्डनिंग योरसेल्फ विद द फैक्ट्स विद द डाटा विच इज स्टिल देयर इन द मार्केट। सब लोग फैक्ट्स, डाटा और नोट्स लेकर के आ रहे हैं, उसको स्किप करके बुक को रीड करेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको टाइम कम लगेगा, आई एश्योर यू। और उसके बाद में हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच जो हम पूरे के पूरे एनसीईआरटी सीरीज में यूज करने वाले हैं, राइट। एंड आई थिंक दिस अप्रोच इज गोइंग टू बी वेरी मैग्निफिशेंट। नाउ कमिंग, अब सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ा, राइट, एज आई सेड। उसके बाद में आप एक एक सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो। एनसीईआरटी कवर हो गया, मतलब आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। जो क्वेश्चन सबको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से फैक्ट पूछ दिया गया हुआ या फिर ये कहाँ से की टर्म आ गया, राइट, आपके पास में ध्यान में होगा वो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी के बॉक्सेस से वो की टर्म्स पढ़ा हुआ है। अब आप अगर एक बार स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लोगे सो यू आर एट द मार्केट। अब स्टैंडर्ड बुक्स में क्या पढ़ना है, आई थिंक सारे टॉपर्स ने सेम सजेस्ट किया, जिनका एग्जाम निकला नहीं निकला सब सेम बोलते हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा किसके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, एंशियंट के लिए, राइट। सतीश चंद्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिवल के लिए। और स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए लोग पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम एक्चुअली में एक बुक नहीं है, ये नोट्स है, इसके अंदर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डंप है, बट फिर भी मैं स्पेक्ट्रम रीड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है सो आई स्ट्रांगली फील कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अब अगर फैक्ट्स में बहुत डिटेल में कभी यूपीएससी पूछेगी तो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा और सीधा आपने स्पेक्ट्रम उठा दिया, राइट, सो इन दैट पोजीशन आपके पास में कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपके पास बस फैक्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, आप एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे। और यूपीएससी अब एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड आपके लिए वो पेपर कितना अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। सो इन दैट वेरी पर्टिकुलर केस आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो ओनली व्हेन यू हैव कवर्ड एनसीईआरटी। एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग दिस एनसीईआरटी बिकॉज दे आर जेन्युइनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी के बाद जीसी लियोंग सब लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में बुक को लेकर के थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी रहता है, तो आप श्री राम के नोट्स जो बहुत चलते हैं, वाजीराम के नोट्स, यू कैन रीड इट। अगर आपने इकोनॉमी में स्पेशली क्लास 9, 10, 11, 12 इन 4 इकोनॉमिक्स को कवर अप किया हुआ है। इन्वायरमेंट के लिए एनी वन ऑफ द बुक, या तो आप शंकर आयुष पढ़ सकते हैं या फिर आप पीएमएफ की बुक पढ़ सकते हैं। और साइंस एंड टेक के लिए बहुत लोग बहुत बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपने अगर अपनी एनसीईआरटी कवर किया तो उसके साथ में ना कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ लेना। उससे क्या होगा ना कि जो साइंस एंड टेक में अपग्रेडेशन चल रहा है, कोई बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में कुछ आ गया, या फिर सपोज करो कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, बायोटेक के ऊपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च चलते रह रहा है, तो वो करंट अफेयर्स वाला जोनर पे हिट हो जाएगा। तो कोई एक मंथली मैगजीन कवर करके आप उसको कवर कर सकते हैं। अब मंथली मैगजीन्स कैसे कवर करें, एक ये भी एक मेजर इशू होता है सबके पास में। तो देखो, मंथली मैगजीन को कवर करने का ना आइडियल अप्रोच तो भाई यही है कि आप मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, राइट। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर कितना हम पढ़ते हैं सीरियसली, इवन हार्डली कोई होगा जो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे 365 दिन पढ़े। इनफैक्ट मैं भी नहीं पढ़ पाता आई थिंक, और मेरी तरह बहुत लोग लेजी होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे। तो कोशिश करना है पढ़ने का, और इसके बावजूद अगर ये नहीं पढ़ पा रहे तो एक मंथली मैगजीन, कोई एक मंथली मैगजीन। मोस्ट ऑफ द पीपल रीड विजन, मैं विजन का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट बहुत लोग पढ़ते हैं, तो आप इसको रीड इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम क्राउड जो आएगी वो विजन पढ़ के आएगी, तो कम से कम आपका भी वो कवर होना चाहिए। और लोग लास्ट में पीटी 365 पढ़ने लग जाते हैं, तो पीटी 365 इज़ लाइक कि बस फोमो हो रहा है तो हमने रीड कर लिया, तो उससे काम नहीं बनेगा। अगर मंथली मैगजीन्स हमने एटलीस्ट 8-10 महीने कवर किए हुए हैं तो पीटी भी इजीली निकल जाएगा, पीटी 365 भी निकल जाएगा, और करंट अफेयर्स का सेक्शन भी हो जाएगा, राइट। और इसके साथ में बस एक काम लास्ट में आपको करना है, दैट इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। दिस इज डन। दिस शुड बी द आइडियल अप्रोच। जिन लोगों का एग्जाम नहीं निकल रहा है, 2-3 साल हो गए, 2-3 अटेम्प्ट हो गया, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बेसिक एनसीईआरटी उठाओ, सब कुछ भूल जाओ, क्या पढ़ा हुआ है सब कुछ डिलीट करो, एनसीईआरटी उठाओ, राइट, उसको कवर करो, स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे, मंथली मैगजीन, बस इस प्रोसेस को रिपीट करना है नेक्स्ट प्रीलिम्स तक 2025 का जो होने वाला है। और इवन आप उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद के जो भी अटेम्प्ट्स हैं सब में सेम प्रोसेस। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी सेम अप्रोच, रिपीटर्स हैं तो भी सेम अप्रोच, बिकॉज अगर एग्जाम नहीं निकल रहा सो जस्ट गो बैक टू द बेसिक। कहाँ पे दिक्कत हो रही है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, एंड दिस इज द बेसिक्स, राइट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज जो हम एनसीईआरटी का लॉन्च करेंगे पावर आईएएस में, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो हियर।
तो आप चाहें तो हमारे साथ कनेक्ट होकर के कर सकते हैं। वन मोर थिंग, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि दिस इज़ अ न्यू वे टू सेल द कोर्सेज। सो आई जस्ट वांट टू टेल एवरी वन ऑफ यू कि जो भी हम इनिशिएटिव पावर IAS के ऑनलाइन चैनल पे लेकर के आ रहे हैं या वेबसाइट पे लेकर के आएंगे, जहाँ भी लिखेंगे, ऑल दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी हमारे साथ जुड़े होंगे, आई एश्योर यू दे मस्ट हैव गिवन सम UPSC इंटरव्यू एंड दे मस्ट बी कमिंग अप विद सम गुड नंबर ऑफ गाइडेंस, राइट। सो जो भी है ये सब फ्री इनिशिएटिव है। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच आउट दिस वीडियोस, दे विल बी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब बुक रीडिंग इज द अल्टीमेट वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बट अगर आप इनकंसिस्टेंट है, बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो देख लो और फिर जाकर के बुक को रीड करना, नोट्स मत पढ़ना। फॉर योर काइंड रेफरेंस में नोट्स अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम के पेज से, बट उसको पढ़ना मत, कोशिश करना कि तुम बुक से ही रीड करो। और बाकी मैंने नोट्स को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है ना कि मैंने इसके साथ में NCERTs को भी ऐड किया हुआ है कि ये पेज से हमने ये पॉइंट्स को निकाला हुआ है ताकि आप NCERT को भी इनडायरेक्टली पढ़ते रहो, राइट। सो द होल पर्पस ऑफ सेइंग द इंटायर थिंग इज गो होम एंड रीड द बेसिक NCERTs, राइट। नाउ दिस इज क्लास 6 की बुक। ये चैप्टर्स हैं जो क्लास 6 में हमें कवर अप करना है, राइट। सो देयर आर लाइक 12 चैप्टर्स। इनको हम कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में कवर करें, एटलीस्ट 4 चैप्टर के कोशिश करेंगे हम ख़त्म करने का। और दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को ही देख के आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पे, कब, कैसे, लाइक थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये तो बकवास है चैप्टर, इसको स्किप आउट करो, बट ट्रस्ट में इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे लोकेशंस के बारे में दिखाऊंगा जो लोकेशंस आपको सच में नहीं पता होगा। सुलेमान हिल के बारे में, किरतार हिल के बारे में, राइट, क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। और UPSC ने अगर मैप में क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत लोग फंस जाएंगे। सो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट इग्नोर इट। स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इट गोज द फर्स्ट चैप्टर। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स हैव अ ग्रेट ईयर। एंड हियर इज द फर्स्ट चैप्टर। सो द चैप्टर एज आई सेड, व्हाट, वेयर, हाउ एंड वन, क्लास 6 NCERT एंशिएंट इंडिया, चैप्टर नंबर 1। देखो इस चैप्टर में क्या है, 3 लोकेशन के बारे में NCERT में बताया हुआ है, राइट। वो 3 लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक तो विंध्यास, दूसरा सुलेमान और तीसरा किरतार हिल, और यह गरो हिल। मतलब विंध्यास दिस इज नंबर 1, सुलेमान एंड किरतार हिल्स दिस इज नंबर 2 एंड गरो हिल्स दिस इज नंबर 3। तो NCERT में इसके बारे में यहाँ पे बताया ये जा रहा हुआ है कि ये वो लोकेशंस है जहाँ पे एक्चुअली में आज से कई हज़ार साल पहले, टू बी प्रिसाइज लगभग 8000 साल पहले, मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट 6000 BC, 6000 BC के आसपास में इन जगहों पे, इन लोकेशन पे कुछ ना कुछ सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी गई हैं। मतलब ह्यूमन मूवमेंट देखा गया हुआ है, कुछ क्रॉप्स को देखा गया है कि लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर होता हुआ नज़र आ रहा है इन जगहों पे। उसके साथ साथ इन जगहों पे लोगों का मूवमेंट, राइट, ये सब चीज़ें नोटिस की गई हुई हैं। तो दैट इज़ वाई दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ़ यू रीड द हिस्ट्री यू हैव टू नो कि वहाँ पे क्या हो रहा था उस जगह पे। तो ये 3 के 3 लोकेशंस बताए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ बताया हुआ है कि कुछ कुछ लोग थे जो स्पेशली नर्मदा नदी के पास में रह रहे थे। सो हियर इज़ द नर्मदा, राइट, इफ़ यू कैन सी, ये रही नर्मदा, इसके पास में लोग रह रहे थे, सिविलाइजेशन यहाँ पे रह रही थी, राइट। अगर आप सुलेमान किरतार हिल की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से भी ऊपर है, लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाले एरिया में लाई करेगा। और आप गरो हिल्स की बात करें तो वो है नॉर्थ ईस्ट में, राइट। तो ये 3 ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिविलाइजेशन दिख रहा है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, एग्रीकल्चर एविडेंसेस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बताया हुआ है कि सुलेमान और किरतार हिल जो है, जो नॉर्थ वेस्ट में लाई करते हैं, यहाँ पे कैसे क्रॉप देखे गए हैं, वीट देखा गया है, बार्ले देखा गया हुआ है। कितने साल पहले? 8000 साल पहले। मतलब हम 6000 BC के आसपास में वीट और बार्ले कहाँ पे देख रहे हैं? वी आर वॉचिंग इट एट सुलेमान एंड किरतार हिल, जो कि इस जगह पे लाई करता है, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड विलेज इकोनॉमी इज प्रिवेलिंग। मतलब इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ वीट्स नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है, इस जगह पे हमें डोमेस्टिकेशन भी देखने को मिल रहा है, पशुपालन भी दिख रहा है। यानी कि हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक विलेज इकोनॉमी प्रिवेल कर रही है, जैसे गांव होते हैं वहाँ पे खेती भी हो रही है और वहाँ पे जानवर भी है और लोग रह भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक सेडेंट्री लाइफ, राइट, एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हमें होते हुए नजर आ रही है इन जगहों से। लगभग 8000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, राइट। गरो हिल के बाद जो कि नॉर्थ वेस्ट में, राइट, यहाँ पे और स्पेशली विंध्या जो कि इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, इन 2 जगहों पे हमने एग्रीकल्चर होते हुए देखा कि इन 2 जगहों पे एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। कौन से 2 जगह पे? विंध्यास के पास में और गरो हिल्स के पास में, बिकॉज दीज बोथ आर इन इंडिया, राइट। यहाँ पे भी देखा गया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेशली इंडिया में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर डेवलप होते हुए दिख रहा है, वीट हमें दिख रहा है, यहाँ पे बार्ले होते हुए दिख रहा है प्रोड्यूस करते हुए, और यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन भी दिख रहे हैं। तो ये बहुत रफ स्केच में दिया हुआ है। अब जैसा मैंने कहा कि हम पहले NCERT को बहुत बेसिक पढ़ेंगे,
फिर थोड़ा सा उसको एडवांस से जाने की कोशिश करेंगे। तो नाउ कमिंग टू द यूपीएससी, आपको पता है एंशिएंट इंडिया जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वेयर डज द एंशिएंट इंडिया स्टार्ट्स? एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होता है, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है स्टोन एज, राइट? स्टोन एज से होता है स्टोन एज। अब स्टोन एज जो है ना वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट? इसको आप साथ में कवर करते रहना, इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पूरा का पूरा इसमें हमें कवर क्या करना है। तो स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है गाइस। जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज पैलियोलिथिक, जो दूसरा है दैट इज मेसोलिथिक, और जो तीसरा है दैट इज न्योलिथिक, राइट? अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आगे हमें पढ़ना भी है, बट स्टिल पैलियोलिथिक जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो, वहां से लेकर के 10,000 BC तक पैलियोलिथिक हमें दिखता है। लगभग 10,000 BC तक हमें पैलियोलिथिक दिखता है, आज से 12,000 साल पहले, राइट? 2 मिलियन ईयर्स से। मेसोलिथिक की बात करें तो इसको 10,000 BC से लेकर के, ये टाइम पीरियड फ्लक्चुएट करता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको मान सकते हो कि 8,000 BC, कहीं पे 6,000 भी आपको दिखता है, नॉट एन इशू, ये डिफर करेगा। और जो न्योलिथिक है वो लगभग 8,000 BC से लेकर के हमें 2500 BC के आसपास तक दिखाई देता है, राइट? ये 3 मेजर डिवीजन हमने देखे हैं स्टोन एज में। सबसे पहला कौन सा है? पैलियोलिथिक, दूसरा कौन सा है? मेसोलिथिक, तीसरा कौन सा है? न्योलिथिक। अगर हम इन तीनों एजेस को देखें तो इन 3 एजेस पे 3 अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देता है? तो जो हमारा पैलियोलिथिक था ना, जो हमारा पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रहा था दैट इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट? हम बस जानवरों को मार रहे थे और उसे खा रहे थे, हम बस हंटिंग गैदरिंग में चल रहे थे, जो हमने पैलियोलिथिक में देखा। मेसोलिथिक में हमने क्या देखा कि यहाँ से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है। डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन। मतलब पैलियोलिथिक में क्या हो रहा था ना कि हम बस जानवरों को मार रहे हैं और खा रहे हैं, हमें बस इतना ही पता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और एनिमल्स किलिंग कर रहे हैं, राइट? मेसोलिथिक आते आते हम थोड़े से स्टेबल हो गए थे, थोड़े से मतलब एनिमल किलिंग से थोड़ा सा जाकर के अब डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे कि नहीं, जानवरों के साथ हम डोमेस्टिकेशन भी कर सकते हैं, सिर्फ मारने की जरूरत नहीं है। तो ये मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ है। और न्योलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो चुका है, राइट? एग्रीकल्चर, खेती स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ से हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टार्ट होती है। फ्रॉम हियर स्टार्ट्स इज सेडेंट्री लाइफ, राइट? और अभी हमने जो पिछले स्लाइड में एनसीईआरटी का पढ़ा, सो व्हाट वी रेड इज कि ये जो 3 लोकेशन है, कौन कौन से? किरतार सुलेमान हिल नंबर 1, गरो हिल्स नंबर 2 एंड नर्मदा नंबर 3। इन 3 जगहों पे हमें क्या मिल रहा है? हमें इन 3 जगहों पे सबसे पहला डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिल रहा है, राइट? और दूसरा हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिल रहा है। यानी कि इन 3 जगहों पे हम किस एज के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में एंड न्योलिथिक पीरियड के बारे में। क्योंकि पैलियोलिथिक में ना ही डोमेस्टिकेशन था और ना ही एग्रीकल्चर था। पैलियोलिथिक में क्या था? सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट? हिंदी में बोले तो पैलियोलिथिक को हम पूरा पाषाण काल कहेंगे, मेसोलिथिक को हम मध्य पाषाण काल और न्योलिथिक को नव पाषाण काल कहते हैं, राइट? तो ये जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हुआ है, ये डिस्कस किया हुआ है मेसोलिथिक और न्योलिथिक पीरियड के बारे में, राइट? जब हमारा स्टोन एज खत्म होता है, स्टोन एज जब हमारा खत्म होता है तो यहाँ पे जाकर के एक नया पीरियड स्टार्ट होता है। नाउ दैट पीरियड इज इंपॉर्टेंट। स्टोन एज के खत्म होने के बाद में इंडस रिवर के पास में, राइट, इंडस रिवर के पास में एक सिविलाइजेशन शुरू होती है और उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास में होती है, राइट? चूंकि हमारा जो न्योलिथिक का टाइम पीरियड है वो कहाँ खत्म होता है? 2500 BC के पास में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 BC से लेकर के 1500 BC के आसपास में चलती है, राइट? देखो अभी जो हम कवर कर रहे हैं ना वो है हमारा एंशिएंट का सिलेबस, राइट? अब इसको रटना नहीं है, अभी इसको ध्यान में रखो। आगे वाले चैप्टर्स में ना मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा कि किस तरीके से सिविलाइजेशन में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस देखे जा रहे हैं, तो आप स्टोरी की तरह इसको रिलेट कर पाओगे। फैक्ट्स आपको याद नहीं करना पड़ेगा, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। फॉर एग्जाम्पल न्योलिथिक पीरियड, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। तो न्योलिथिक पीरियड का एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोट्री का सबसे पहला यूज़ कहाँ से हमने देखा है? पोट्री का सबसे पहला यूज़ हमने देखा हुआ है कहाँ से? न्योलिथिक से। तो न्योलिथिक में पोट्री क्यों आया? अब फैक्ट्स तो आप बस ये पढ़ लोगे कि पोट्री सबसे पहले स्टार्ट हुआ था न्योलिथिक से, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये बताएगा कि न्योलिथिक में पोट्री इसलिए आया क्योंकि न्योलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, और एग्रीकल्चर में आपने जो भी अनाज उपजाए हैं उनको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे आप उसको स्टोर करोगे, और वहीं से पोट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, राइट? तो अगर आप फैक्चुअल चीज़ों की बात करो तो आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा कि पोट्री वॉज फर्स्ट फाउंड एट न्योलिथिक साइट्स। बट वाई?
बिकॉज एग्रीकल्चर फर्स्टली स्टार्टेड, बिकॉज सेडेंट्री लाइफ फर्स्टली स्टार्टेड फ्रॉम न्यूलिथिक, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो हम कोशिश करेंगे कि सारे फैक्ट्स के बीच में मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझाऊं ताकि आपको याद ना करना पड़े. बट नाउ दैट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड नाउ दैट दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास, सो आई एम ट्राइंग टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर, राइट. सो इसके बाद से आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. जब अब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है तो वहाँ पे ना कुछ लोग आते हैं और ऐसा पाया गया कि उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों को मार दिया था, राइट, जिसको आर्यन इन्वेजन थियरी भी कहते हैं. और वहाँ से कहा गया है कि आर्यंस आ गए इंडिया में और वैदिक एज का शुरुआत होता है. कौन सा एज का शुरुआत होता है गाइस? वैदिक एज का. इसको बाद में फिर तोड़ा गया है अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. बाद में वैदिक एज से लोग डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और फिर बनता है जनपद एंड महाजनपद, राइट. और जो महाजनपद बनता है इसमें सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगधा, राइट. कहाँ पे मगधा? दिस इज इन बिहार. बिहार में भी प्रिसाइजली कहाँ पे? दिस इज इन पाटलिपुत्र, राइट. कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है? तो रिवर गंगा, राइट. गंगा एंड सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे पाटलिपुत्र एग्जिस्ट करता है, बट रिवर गंगा यहाँ से फ्लो करती है. नाउ ये बताने का रीजन क्या था? ये बताने का रीजन है आपकी एनसीईआरटी का दूसरा पेज. एनसीईआरटी में सेकंड पेज में मैप दिया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा जंप कर दिया 2 पॉइंट्स पे. सबसे पहला बताया कि इंडस रिवर और गंगा रिवर. उन्होंने पहले बता दिया कि इंडस रिवर जो है वो आज से 4700 ईयर्स अगो बहती थी और वहाँ पे दुनिया की, स्पेशली इंडिया की तरफ की सबसे पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है. कहाँ पे? इंडस रिवर के पास में. तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा था? इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट इज़ क्लियर. और फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि गंगा रिवर जो कि लगभग 2500 साल पहले आज से फ्लो कर रही है और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से एक एम्पायर का नाम दिया हुआ है मगध एम्पायर, जो गंगा और सोन इसके कॉन्फ्लुएंस पे एग्जिस्ट करता है, राइट. और ये कहाँ का, और ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे महाजनपद में, राइट. तो देखो ये होती है एनसीईआरटी की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन एक चैप्टर को सीधा मर्ज कर दिया आपके दूसरे चैप्टर महाजनपद में, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए. आज से 4700 ईयर्स पहले की बात है, यानी कि एग्जैक्टली कौन सा टाइम पीरियड होगा गाइस? 2700 बीसी, जो हमने भी पढ़ा था. 2500 बीसी से 1500 बीसी, 2500 बीसी टू 1500 बीसी वाज द टाइम पीरियड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. वहाँ की बात हो रही है. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2500 बीसी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 500 BC. वी आर टॉकिंग अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मतलब हम 500 BC के आसपास की बात कर रहे हैं. तो ये हमारी बात हो रही है कहाँ के? महाजनपद की, राइट. सो दिस इज हाउ दे हैव ट्राई टू कनेक्ट इट, जिसको हमने यहाँ पे पहले वाले लेक्चर में कवर अप किया. लाइक यू कैन सी इट देयर कि स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ. इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर आता है 1500 से 2500 से 1500 BC, फिर आता है वैदिक एज, महाजनपद, और महाजनपद में हम पढ़ते हैं पाटलिपुत्र में स्पेशली मगधा को. सो दिस इज हाउ दे हैव ट्राई टू कनेक्ट इट इन डिफरेंट मैनर. जब वो खत्म होता है तब अब ये हमें बताते हैं बहुत बेसिक तरीके से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सी जो मैं बताना भूल गया. देखो जहाँ पे हमने क्या कवर किया कि स्पेशली जो बिहार में पाटलिपुत्र है वो किसके किसके कॉन्फ्लुएंस पे? गंगा और सोन नदी के किनारे, राइट. इन दोनों नदी किनारे हैं. यहाँ पे लिखा भी वो गंगा एंड सोन. कैन यू बिलीव बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पाटलिपुत्र एग्जिस्टेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर्स, गंगा एंड सोन. और कोई गलत नहीं है अगर यूपीएससी अगर 3 लाइन में 1 लाइन ये डाल दे, क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड दैट इज वाई आई से कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब किरतार हिल, सुलेमान हिल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, बट क्लास 6 के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में दिया हुआ है. नाउ दैट इफ इट सेज कि किरतार और सुलेमान के पास में हमें एग्रीकल्चर एविडेंस मिले हैं बहुत पुराने, तो आधे लोग गलत कर लेंगे क्योंकि आधे लोग को बस यही लगता है कि नहीं यार शायद मेहरगढ़ के आसपास में मिला होगा, किरतार सुलेमान तो सुना ही नहीं है. मेहरगढ़ में तो मिला ही है, बट किरतार सुलेमान इज ऑल्सो क्लोज टू द मेहरगढ़ वाला एरिया, राइट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा था ऐसा एग्रीकल्चर वाला सिचुएशन वहाँ पे. बट बिकॉज वी हैवंट रेड, सो विल स्टार्ट डाउटिंग आवर नॉलेज एंड वी कैन कमिट ब्लंडर बाय ओवर थिंकिंग देन एंड देयर. लेकिन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू किया हुआ है सो आप कभी वो गलत करके नहीं आओगे. एंड दैट इज द मोटो, राइट. वही हमारा मकसद है. मकसद नहीं है एक्चुअली, एम्बिशन है. मकसद आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम पे, ये हमारा एम्बिशन है एक्चुअली बैच का, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे हमारे नेम्स ऑफ द लैंड, राइट. जो अलग अलग लैंड है उसके नेम्स, मतलब हमने नेमिंग कैसे किया इन लैंड्स का. तो बहुत बेसिक है, बहुत बचपन में आपने पढ़ा हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. जैसे आपने देखा हुआ कि जो वर्ड इंडिया है ये किससे आया? इंडस रिवर. एक्चुअली जो ग्रीक्स थे ना वो इंडस से कहते थे कि इंडस के उधर रहने वाले लोग हैं वो इंडियंस है, वो इंडिया है, एक जगह वो इंडिया है. सिमिलरली सिंधु, सिंधु नदी से क्या बना? हिंदू,
राइट। ऐसा कहा गया कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हम हिंदू कहते हैं, ये उनका इवोल्यूशन था। सॉ और हाउ बोलने में उनको प्रॉब्लम होती थी ग्रीक्स को, एंड दैट इज़ वाई द नेमिंग इज डन। ये हिस्टोरियंस का एक इंटरप्रिटेशन है, दैट इज़ वाई दैट इज़ हाउ दे इंटरप्रेट, राइट। भारत, ये भारत वर्ड के बारे में ऐसा कहते हैं कि बहुत पुराने वैदिक एज में ट्राइब्स थी जिसमें भारत था। तो जब आप बैटल ऑफ 10 किंग पढ़ेंगे, 10 राज युद्ध जो रवि रिवर के पास हुआ था, रवि का पूरा नाम क्या है गाइस? पुरुषनी नदी, राइट। तो वहाँ पे भारत ट्राइब, सुदास ट्राइब, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट विल रीड इन स्टैंडर्ड 11th एनसीईआरटी जब हम वहाँ पहुँचेंगे, राइट। तो वहाँ से नाम हमारा जर्मिनेट होकर क्या है, एंड दैट इज हाउ यहाँ पे एनसीईआरटी में नेम ऑफ लैंड में इन्होंने भारत के बारे में बताया हुआ है, इंडिया के बारे में बताया, सिंधु के बारे में बताया, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैंने हर पीपीटी में आपके एनसीईआरटी बुक का एक पेज डाला हुआ है और उससे निकाला हुआ नोट्स डाला हुआ है, ताकि आपके मन में ये रहे कि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करने के लिए कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं या लिटरेचर है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो ज़्यादा टाइम लेंगी, इसलिए मैंने उसको कंसाइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बाहर निकाला है, बट बुक को यहाँ रखा हुआ है ताकि आप इस लेक्चर के बाद में जाकर के एटलीस्ट एक बार बुक को रीड करो। इफ़ यू डू नॉट रीड द बुक, ऑल दिस इज जस्ट अ वेस्ट। ओके, चलो बहुत ज्ञान की बातें हो गई। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो नाउ दिस नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट को कैसे पढ़ते हैं, राइट, हम पास्ट को कैसे रीड कर रहे हैं इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल, बहुत बेसिक आपको डेफिनेशन मिलेगा मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर के, राइट, इंस्क्रिप्शंस को लेकर के, राइट, आर्कियोलॉजिस्ट को लेकर के, राइट। ये डेफिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हो इन आवर मेन्स आंसर राइटिंग। वो डेफिनेशंस आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट बन सकता है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेनू एंड देन इज स्क्रिप्ट। तो मेन्यू वर्ड क्या होता है? तो इट इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? हैंड, हाथ, राइट। मतलब हाथ से लिखा हुआ जो भी चीज़ है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट में कंसिडर करते हैं। मतलब पहले के ज़माने में पेपर नहीं होते थे तो क्या होता था? पत्तों पे, पाम्स पे लिखते थे, ट्रीज़ जो पेड़ होते हैं ना उसके ब्रांचेस पे वो लिखते थे, राइट। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट था, बाद में पेज आ गया तो पेपर्स पे लिखने लग गए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट को ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस है कि अगर आप इसको किसी चीज़ पर लिख रहे हो और वो पेपर है या पेज है, राइट, या फिर वो लीव्स हैं, पत्ते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, फट सकता है, गायब हो सकता है। तो एक मेजर इशू मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ यही रहती है कि वो बहुत लंबे समय तक हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो ओवर द टाइम खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू पैरिश ओवर द टाइम। दैट इज वन ऑफ द बिग इशूज विद द मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट। लेकिन अगर वहीं हम मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा इफ़ यू लुक एट टू द डिफरेंट थिंग एंड दैट इज द इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन में वो बात नहीं है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इसको हिंदी में अभिलेख कहते हैं, राइट। मतलब आपने पत्थर पे जाकर के, किसी भी हार्ड सॉलिड सरफेस पे जाकर के अगर लिखा हुआ है तो दैट बिकम्स इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस अगर हम रीड करेंगे तो आगे जाकर के मौर्याज में स्पेशली अशोका का नाम आता है। अशोका इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि लोगों को गाइड करने के लिए यूज़ करते थे। धम्मा, राइट, वी हैव सीन द वर्ड धम्मा देयर। तो इसलिए इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट क्यों? देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि इस तरीके से ना एक हार्ड रॉक सरफेस वो लिखते थे, दैट इज द इंस्क्रिप्शन। तो ये लंबे टाइम तक प्रिवेल करता है, राइट। आप इस पर रिसर्च कर सकते हो, आज से 3000 साल पुराने इंस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज से 3000 साल पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढना बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ, बिकॉज वो ओवर द टाइम डिकम्पोज या डेटोरियोरेट होने लग जाते हैं। सो यू कैन ड्रॉ सम पॉइंट्स आउट ऑफ दिस व्हेन यू राइट द आंसर्स। अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन करके आया सो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम देन इंस्क्रिप्शन, इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट फॉर द लॉन्गर टाइम्स देन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नाउ जैसा मैंने कहा कि किंग्स अपने ऑर्डर्स देते थे पीपल को, लोगों को, ताकि वो फॉलो कर सके, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू या इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो भी ऑर्डर्स देते हैं उसको हम आज रिसर्च कर पाते हैं। और उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट आपको पर्सनैलिटी का नाम बताया है, दैट इज़ अशोका। इसी चीज़ को यहाँ पे एनसीईआरटी ने कवर करने की कोशिश की है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ऑब्वियसली जब हमने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा, राइट, फिर हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? तो वो इंसान जो पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले उसको खोज रहा है, ढूंढ रहा है, रिसर्च कर रहा है, राइट, एक्सकवेट कर रहा है, खुदाई करके ज़मीन से उसको निकाल रहा है, वो कौन होता है? वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट में आपने जैसे नाम सुना होगा आर एस शर्मा, मतलब आर एस शर्मा इज़ अ हिस्टोरियन, बट दयाराम शाहनी, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे आर डी शर्मा, राइट, बहुत सारे ऐसे आपको आर्कियोलॉजिस्ट मिलेंगे। आईवीसी जिन्होंने रिसर्च किया हुआ अलग अलग साइट्स को, बिकॉज इन्होंने ज़मीन से उन चीज़ों को निकाला और उस पर कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू, राइट, उसका टाइम फ्रेम पता करने का कोशिश किया। एक जनरल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? तो कार्बन 14 क्या होता है ना कि हर इंसान के बॉडी में जितना कार्बन 14 का एलिमेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही हमारी बॉडी से हम उसको निकाल भी रहे हैं, उसको हम डेटोरियोरेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। बट अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट डेड जब वो मर जाती है तो कार्बन 14 जो उसके बॉडी में रहता है ना उसमें अब कंजम्पशन नहीं होता है, वो ओवर द टाइम धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से खत्म होना स्टार्ट होता है, राइट। तो कार्बन 14 को आधा खत्म होने में लगभग 5500 साल लगते हैं, अराउंड 5500 ईयर।
तो जब भी कोई डेड ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है, कोई हड्डी मिल गया किसी इंसान को, कुछ भी मिला, तो उसमें हम कार्बन 14 देखते हैं कि कितना खत्म हो चुका है। अगर पूरा कार्बन 14 खत्म हो गया यानी कि वो ऑब्जेक्ट आज से 11,000 साल पुरानी है। आधा खत्म हुआ है यानी कि 5500 साल पुराना। एक तरीका है, राइट, जो कौन यूज़ करते हैं? आर्कोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मैप आउट करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो आप ज़मीन से निकाल रहे हो उसका एक्चुअली में एज कितना है। तो फिर आप उसको एडजस्ट करते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, वैदिक एज से बिलोंग कर रहा है, महाजनपद से बिलोंग कर रहा है, मिडीवल से बिलोंग कर रहा है। सो दे एक्चुअली डू इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्बन 14 डेटिंग। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो 11,000 साल से भी पुराना है तो क्या तरीका है? तो उसके लिए अलग मैथड यूज़ करते हैं। कार्बन 14 का एक लिमिटेशन है कि वो 11,000 साल तक के ही चीज़ों को डेट कर पाएंगे। ये आपको आर एस शर्मा की बुक में पढ़ेंगे, उसमें आपको दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो मैंने बताया। एग्जैक्टली इतनी चीज़ें भी वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। बट डोंट वरी, हम एनसीईआरटी सीरीज खत्म करने के बाद में अपने स्टैंडर्ड बुक्स में आएंगे तो आर एस शर्मा को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और आई जस्ट वांट इज कि यू गाइस शुड शो दैट लेवल ऑफ एनर्जी एंड पेस, और आप इसको रीड करके आओ सो दैट आई फील कि यस दिस क्लासेस आर वर्थ। इफ दिस क्लासेस आर वर्थ ओनली देन विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्लासेस, राइट। सो आई होप दिस इज डन हियर। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसी पॉट्स देख रहे हो, राइट, ये जो भी आप ऐसे इंस्क्रिप्शन या जो भी आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो ना, इन सब से आपको पता चलता है कि कितने पुराने हैं ये। और ये रिसर्च कौन कर रहा है? तो इसका रिसर्च करता है आर्कोलॉजिस्ट। इसको जमीन से भी निकालना प्लस इसकी स्टडी करना, ऑल दिस इज डन बाय द आर्कोलॉजिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। रिपीटिंग अगेन, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है गाइस? तो मैन्युस्क्रिप्ट वो होता है जो हाथ से लिखा हो, मेनू लैटिन वर्ड विच मीन्स हैंड, राइट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो सॉलिड सरफेस पे लिखा हो, अशोका इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, राइट। आर्कोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्चुअली में जो भी ऐसे सामान है जो जमीन के अंदर है उसको निकाल करके, उसको एस्केवेट करके, रिसर्च करके उसको एक टाइम फ्रेम में एडजस्ट करता है, दैट इज आर्कोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से इन तीनों का एक डिफरेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये एक्चुअली जो टॉपिक है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पास्ट और मेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारी हिस्ट्री में एक ही पास्ट रहा है या बहुत सारे पास्ट रहे हैं? तो आंसर इज बहुत सारे पास्ट रहे हैं। कैसे? देखो, आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जो भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री को पढ़ करके हमें बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वो सब ये देख पाते हैं कि हिस्ट्री ना इज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड सम पीपल। फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा है, उसके कोर्ट में कुछ लोग बैठ गए, नवरत्न बैठ गए, कुछ भी बैठ गए, उन लोगों ने ना सिर्फ राजा के बारे में बताया। गुप्ताज में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गुप्ता रूलर्स को ना भगवान की तरह राजा धीराजा, महाराजा धीराजा ऐसे टाइटल्स का यूज़ करते हैं गुप्ताज में, ताकि राजा को और खुश किया जाए, राइट। आप जब मौर्यास को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बताएंगे कि चंद्रगुप्त के पास में 5,000 से ज़्यादा हाथी थी, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो उस जमाने में 5,000 हाथी होना वॉज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कहते हैं कि ये लोग राजा को मक्खन लगाने के लिए, राइट, चीज़ों को एग्जैजरेट करते थे कि बहुत बड़े रूलर है, बहुत बड़े इंपायर है, राइट। तो ऑल आई वांट टू से इज कि एक इंसान के अराउंड सारी हिस्ट्री लिख दी गई है। मौर्य ने क्या किया, कौटिल्य ने क्या किया, मुद्रा राक्षसा ने लिख दिया हुआ है, विशाखादत्त ने लिख दिया है मुद्रा राक्षसा में, राइट। किस तरीके से विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की जीतने में, राइट, धनानंद को हरा करके। विल कवर ऑल दैट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि इस तरीके की जितनी भी हिस्ट्री है ये सब की सब एक महाराजा के अराउंड लिख दी गई हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट द फिशरमैन, जो मछुआरा हो, उसकी जिंदगी क्या चल रही होगी? एक एग्रीकल्चर जो आदमी लगा है खेती करने में, उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा? वो भी तो हिस्ट्री जानना हमें, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। ये एक मेजर प्रॉब्लम हिस्ट्री में देखा हुआ है कि एक्चुअली में इसको पास्ट को इंटरप्रेट तो करना चाहिए अलग अलग ग्रुप के पीपल के अकॉर्डिंगली, लाइक जैसे हर्डर्स है उनके लाइफ को लेकर के, फार्मर्स के लाइफ को लेकर के। लेकिन हुआ क्या हुआ है कि सबके सब ने किंग और क्वींस पे इतना फोकस कर दिया है कि इन चीज़ों को ढूंढना हैज़ बिकम वेरी वेरी टफ, और इससे हम एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पास्ट की नहीं लगा पा रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम कम्स आउट। इसलिए हम यहाँ पे एक टॉपिक था कि मेनी पास्ट और सिंगल पास्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, वन मेजर डिफरेंस इन कीपिंग डिफरेंट पास्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। किंग एंड द बैटल दे हैव बीन फाउंड, हैव बीन रिकॉर्डेड। जो भी किंग्स ने बैटल्स जीता है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट। तो वो अलग अलग जगह पे मैन्युस्क्रिप्ट में मिलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट में मिलेंगे, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो दो चीज़ मैच होना चाहिए। एक, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एस्कवेट करके निकाला है, राइट, और जो आप रिटन रिकॉर्ड्स में लेकर के आ रहे हो, दे शुड मैच। आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उस पर जो लिखा हुआ है इट शुड एक्चुअली मैच विथ जो एस्कवेट करके रिसर्च करके हम निकालें या फिर जो इंस्क्रिप्शन निकालें वो मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख दिया कि बुद्धा 569 BC में जन्म हुआ था, लेटेस्ट से इस जगह पे वो घूमने गए थे, और हमने जब एस्केवेट किया तो पता चला कि उस जगह पे तो वैसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, कि ऐसा कोई टाउन एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा आफ्टर एक्सकवेशन एंड रिसर्च। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जो लिखी गई चीज़ें हैं और जो ज़मीन से मिल रही हैं चीज़ें वो मैच नहीं करती।
तो वहाँ पे हिस्ट्री को अरेंज करना टफ हो जाता है, तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो ऑल आई वांट टू से इज कि हिस्ट्री को अगर सही तरीके से पढ़ना है या अंडरस्टैंड करना है या फिर आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, तो जो भी आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च करके जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, दे शुड कम ऑन अ सेम पेज. If they are coming on the same page, it means the history is correct. If not, तो there is certain issue obviously. तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया हुआ है. That is what we have covered here, right, in NCERT. Now coming back to the next. Now what do dates mean? अब बहुत बेसिक्स है. AD और BC के बीच में एक डिफरेंस बताया हुआ. Like most of the people know it, but again because NCERT में बेसिक्स से कर रहे हैं तो आपको बता देता हूँ. देखो जो AD होता है ना, एनो डोमिनी, राइट, और BC एक पॉइंट 0 जहाँ पे कहते हैं क्राइस्ट का जन्म हुआ, राइट, और इसके पीछे का टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट. ये BC सिर्फ बिफोर क्राइस्ट के लिए है, कुछ और मत समझना. चलो, इसमें जो उल्टा है ना, ये जो BC वाला टाइम फ्रेम ये उल्टा चलता है, राइट. लाइक ये 200 BC है, फिर ये 100 होगा, फिर ये 0 होगा. लेकिन AD वाला है ना, वो सीधा चलता है. ये 100 AD, ये 200 AD और ये 300 AD. तो इसको ध्यान में रखना कि हम जो भी BC में देख रहे हैं, जो भी हम BC हम रीड कर रहे हैं, लाइक 2500 BC टू 1500 BC, ये टाइम फ्रेम किसका था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो वो टाइम उल्टा चलता हुआ आ रहा है, राइट. लेकिन अगर हम वहीं आगे की तरफ में देखेंगे 1500 BC से 2000, तो इसके बीच में हम देखेंगे किस तरीके से AD में, राइट, 1500 AD टू 2000 AD, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया में हिस्टोरी स्विच हो रही है, राइट. तो BC ऑलवेज गोज इन एन डिक्रीजिंग वे, AD इन अ इंक्रीजिंग वे, राइट. ये बस डिफरेंस है. दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल यू हियर. बाकी इसके साथ में हेयर कंप्लीट्स दी फर्स्ट चैप्टर, राइट. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ लेट अस डू अ क्विक रिवीजन गाइस. फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में और न्यूलिथिक के बारे में. 3 लोकेशंस के बारे में हमने पढ़ा. किरतार हिल, सुलेमान हिल, नंबर 1. दूसरा कौन सा लोकेशन था? कम ऑन. दूसरा लोकेशन था विंध्यास, राइट. और तीसरा कौन सा लोकेशन था गाइस? गरो हिल. गरो हिल कहाँ पे है? ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट में, विंध्या सेंट्रल इंडिया में, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राइट. इन 3 जगहों पे हमने क्या देखा, क्या क्या मिल रहा है हमें? तो इन 3 जगहों पे हमने डोमेस्टिकेशन होते हुए देखा हुआ है, और इस 3 जगहों पे हमने एग्री भी होते हुए देखा है, एग्रीकल्चर भी होते हुए देखा है. सबसे पहले हमने ये पढ़ा इसमें. दूसरा हमने इसमें क्या पढ़ा? दूसरा हमने एक बार टाइम फ्रेम पढ़ा पूरा एंशिएंट इंडिया को, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ा हमने? तीसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके से IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और स्पेशली मगधा के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स बह रही थी. एक जगह इंडस बह रही है और दूसरी जगह गंगा बह रही है, राइट. गंगा के साथ हमने पाटलिपुत्र पढ़ा, और जब हम पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ा था कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, एक गंगा और एक सोन, राइट. ये हमने यहाँ पे कवर अप किया था. इसके बाद से हम थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट्स पे आ गए थे. हिस्ट्री को लेकर के हमने अलग अलग इंटरप्रिटेशन पढ़ा कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, राइट. और हमने क्या पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, जो भी हमें एस्केवेट करके मिल रहा है. तो एक तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, और जो हमें एस्केवेट करके ऑब्जेक्ट्स ज़मीन के अंदर से मिल रहे हैं हमने उनके बारे में पढ़ा. तो ये हमने हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश की. और इसके बाद में हमने इस चैप्टर में एक ओवरऑल व्यू डेवलप किया कि एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक कवर अप करना है. सो हियर इट एंड्स अप. और इसके साथ में हम आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पे, विच इज़ ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, राइट. नाउ लिसन, ये जो चैप्टर 1 था इसमें हमने हिस्ट्री को एक रफ स्केच ड्रॉ किया और ये देखा किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो रही है. चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट very beginning of the civilization, not the civilization, very beginning of human settlements, right. Especially we are talking about Stone Age, and Stone Age में भी to be precise we are talking about very beginning, right, that is Paleolithic. Paleolithic क्यों? क्योंकि Paleolithic में क्या होता था? Hunting and gathering. याद है? We have read this about in Paleolithic, right. That is what we are going to cover it in this chapter. Now see, सबसे पहले Why did hunters and gatherers move from one place to another? क्यों मूव करते थे? बहुत बेसिक्स है, बट अगर मेंस में आपको ये क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे अप्रोच करोगे, तो उसमें आपको रीजंस देना. तो सबसे पहला रीजन तो आप यही दोगे कि एक जगह पे उनको हंटिंग करने के लिए उतनी चीज़ें मिलेंगी नहीं. तो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस दैट दे विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक तो मेजर रीज़न ये था, राइट. दूसरा मेजर रीज़न क्या था? दूसरा मेजर रीज़न एक ये भी था कि जो नदियाँ बह रही हैं दे आर सीजनल रिवर्स, राइट. सीजनल रिवर्स है तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे वो सूखने लगेंगे, तो उनको पेरिनियल रिवर्स चाहिए उस टाइम पे जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा हो. तो एक वो रिवर है, तो रिवर्स वाला कंडीशन उसके कारण मूव करेंगे. दूसरा एनिमल्स और प्रे. अब जिस जानवर को वो मार के खाते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग में, राइट, उस जानवर की संख्या वहाँ कम हो गई या फिर वो जानवर वहाँ से माइग्रेट कर गए, तो जाहिर सी बात है उनके पीछे पीछे ये लोग भी माइग्रेट करेंगे. तो एक ये रीज़न है. और दूसरा उस टाइम पे जो भी प्लांट्स और ट्रीज जिस पे वो थोड़ा मोड़ा डिपेंडेंट
थे फ्रूट्स को लेकर के, उनकी अवेबिलिटी जहाँ पे जिस मौसम में होगी उस मौसम पे वो उस जगह पे माइग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो तो ठंड में लोग कश्मीर जाना पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ का स्नोफॉल पसंद आता है लोगों को, राइट। तो इस तरीके से वो भी माइग्रेट करते थे अलग अलग सीजन्स पे, अलग अलग जगहों पे। सो दीज वर द 4 रीजन्स वाई दिस हंटर एंड गैदरर्स यूज्ड टू मूव। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने यहाँ पूरे पेज पे दिया हुआ है, राइट। इसके बाद से दूसरा आता है कि अबाउट दीज पीपल। अब ये लोगों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ना ये बताया है कि एक्चुअली में डिफरेंशिएट कैसे होता है इन एजेस में। एक मेजर डिफरेंशिएशन जो मैं बताना भूल गया, आई विल कवर इट नाउ, कि जो पैलियोलिथिक था, राइट, पैलियोलिथिक के बाद कौन सा एज था, क्विक, मेसोलिथिक, फिर कौन सा एज था गाइस, न्यूलिथिक, राइट। ये 3 एज हमने पढ़ा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। वन मोर थिंग, इस लेक्चर को देखने के बाद में आप कोशिश करना इसका नोट्स बना करके इंस्टेंटली रिवाइज कर लेना, अदरवाइज भूल जाओगे। और एक बार भूल गए ना तो जितना कॉन्सेप्ट, जितना भी मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट विल बी वेस्ट। सो आई जस्ट वांट कि उसको उसी वक्त रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी देयर विद यू एट द एंड ऑफ द डे। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक में एक मेजर डिफरेंस होता था स्टोन्स को लेकर के। स्टोन से आप कैसे टूल्स या वेपन्स बना रहे हो, राइट। जैसे आप देखो पैलियोलिथिक के टाइम पे क्या था ना कि जो स्टोन्स के टूल होते थे ना बहुत ही ब्लंट होते थे, शार्पनेस नहीं होती थी। तो अगर आपको पेड़ काटना है तो आपने स्टोन को घस के एक ऐसा औजार बनाया है हैमर के जैसा, उससे आप पेड़ काट सको, बट वो बहुत ब्लंट है और बहुत भारी है। मेसोलिथिक में वो डेवलप होता है और थोड़ा सा साइज उसका छोटा होता है, थोड़ा शार्पर हो जाता है। और न्यूलिथिक आते आते वो बहुत शार्प हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे आप चाकू देख रहे हो या फिर जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, वैसे ऑब्जेक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के कारण न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर करना भी पॉसिबल था, राइट। क्यों नहीं हमने एग्रीकल्चर मेसोलिथिक या पैलियोलिथिक में शुरू कर दिया? क्योंकि हमारे पास में उतने शार्प पॉइंटेड स्टोन ऑब्जेक्ट्स थे ही नहीं जिससे हम खेती कर सके। बिकॉज खेती के लिए आपको जुताई करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द कल्टिवेशन वाला पार्ट, और कल्टिवेशन के लिए यू नीड वेरी शार्प पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, राइट, जिससे आप एक्चुअली में कल्टिवेशन स्टार्ट कर सको। वो एक्चुअली में वहाँ पे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम में डेवलप होता है, न्यूलिथिक में हम आते हैं तो शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम एग्रीकल्चर होता हुआ भी देखते हैं। बाद में महाजनपद में आयरन एज आता है, आयरन आ जाता है, आयरन आने के बाद में सिविलाइजेशन और स्पीड में ग्रो करती है, तो मास स्केल पे इंपायर बनना शुरू हो जाता है, राइट। आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट, जब आगे के चैप्टर्स आएंगे तो मैं उसमें कनेक्ट करूंगा किस तरीके से आयरन के कारण महाजनपद बनते हैं, आर्मी रखना आसान हो जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक बड़े स्केल पे होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल दैट विल कवर एंड ऑल दीज आर रिलेटेड। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है, इफ़ यू रीड आर एस शर्मा तो उसमें आपको मिलेगा, बट एनसीईआरटीज़ में मैं आर एस शर्मा का कॉन्सेप्ट भी डालते हुए लेके चलूंगा ताकि आपको एनसीईआरटी के फैक्ट्स याद करने में दिक्कत ना हो, राइट। तो यहाँ पे यही बताया कि आर्कोलॉजिस्ट ने ना कुछ स्टोन्स देखे हैं, कुछ ऐसे टूल्स देखे जो हंटर गैदरर्स के पास थे। वो वुड के बने हुए थे, लकड़ी से बने हुए थे, बोन्स के बने थे, हड्डियों के बने थे, या फिर स्टोन्स के बने थे, राइट। और वो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि इस टाइप के वो टूल्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल इट हियर। इसके बाद इफ वी प्रोसीड अहेड, तो अब इन्होंने एक्चुअली में जाकर के पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के बारे में बताना स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली द सेम थिंग गाइज दैट वी हैव कवर्ड इट हेयर, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में कवर किया था। नाउ दैट दे वांट टू कवर दिस, यस, लाइक हेयर। हमने यहाँ पे क्या कवर किया था? पैलियोलिथिक 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक, राइट। न्यूलिथिक 8,000 बीसी से लेकर के 2,000 बीसी तक। वी हैव कवर्ड दिस। तीनों के बीच का डिफरेंस पता है। हंटिंग गैदरिंग किस में स्टार्ट होता है? पैलियोलिथिक में। डोमेस्टिकेशन किस में स्टार्ट होता है? मेसोलिथिक में। एग्रीकल्चर किस में स्टार्ट होता है? न्यूलिथिक में। सबसे ब्लंट ऑब्जेक्ट्स किस में थे? स्टोन्स के, पैलियोलिथिक में। शार्प एंड फाइन, मेसोलिथिक में। एडवांस क्वालिटी ऑफ स्टोन्स और बोन्स स्टोन, तो दैट इज एन न्यूलिथिक, राइट। ये एक मेजर डिफरेंस जो हमने यहाँ पे कवर किया था। एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर कवरिंग इट हियर, दैट एनसीईआरटी इज कवरिंग इट हियर, राइट। नो, नॉट दिस, सॉरी। यस, दिस वन, राइट। देखो अब न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। अब देखो ये जो पैलियोलिथिक है ना, एक्चुअली बना कैसे? तो ये ग्रीक वर्ड पैलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस मतलब होता है स्टोन, राइट। ओल्ड स्टोन, इट इज क्लियर? ओल्ड स्टोन, जैसे मैंने बताया, ओल्ड स्टोन कैसे होते थे? ब्लंट होते थे, बहुत भारी होते थे, वेरी हैवी, राइट, एंड दे वर नॉट बीन एबल टू बी यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द शार्प, फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कुड बी डन विद द शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। उसके लिए वो यूज नहीं कर पाते थे, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पैलियोलिथिक। ओके, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? हमने पहले पढ़ लिया था 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 12,000 बीसी, और 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो मतलब आज से 10,000 बीसी की हम बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वी आर एट 21st सेंचुरी। तो जैसे हमने कवर किया था 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 10,000 बीसी तक, दिस इज द पैलियोलिथिक।
राइट। पैलेलिथिक को 3 पार्ट में तोड़ दिया चूंकि बहुत बड़ा टाइम है, तो एक अपर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक, न्यू पैलेलिथिक, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद से भीमबेटका केव, एक्चुअली में पैलेलिथिक में बिलोंग करता है, अपर पैलेलिथिक से, मतलब मेसोलिथिक के आसपास वाला टाइम पीरियड में, राइट। जो पैलेलिथिक एज था जो सबसे पुराना है, उसके बाद और एक है जो सबसे नया है। इस टाइप में पैलेलिथिक को 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है, और पैलेलिथिक के बाद कौन सा आता है, मेसोलिथिक। तो पैलेलिथिक से जो मेसोलिथिक का ट्रांजिशन होता है ना, उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे पास में भीमबेटका केव्स दिखते हैं। भीमबेटका केव्स कहाँ है गाइस? दिस इज इन रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अराउंड 75 केव्स आर देयर, एंड उन केव्स में आपको पेंटिंग्स मिलेंगे, एनिमल्स को लेकर के, बर्ड्स को लेकर के, बहुत ही क्लियर एंड शार्प पेंटिंग मिलेगा। तो सबको पता चलेगा कि उस टाइम पे लोगों को इन पेंटिंग्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अंदाजा था। दे हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? दैट ऑल बिलोंग्स टू पैलेलिथिक एज, राइट। मेसोलिथिक, जैसे मैंने कहा, मिडिल स्टोन, यहाँ पे माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे टूल्स बनना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा एडवांस आ गया था आपको। और न्यूलिथिक, जिसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जो एक्चुअली में न्यू टूल के बारे में हमें समझाया हुआ है, राइट। नाउ भीमबेटका केव, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में। भीमबेटका केव एक नेचुरल केव है, राइट। यहाँ पे शेल्टर फ्रॉम रेन वाटर एंड हीट लोगों को मिलता था, राइट। ये एक्चुअली बहुत ही क्लोज है नर्मदा वैली से। अगर आप इस मैप में देखोगे तो दिस इज द भीमबेटका, एंड हियर यू कैन सी एनसीईआरटी का मैप है। दिस इज अ पैलेलिथिक साइट, राइट। रेड कलर में एनसीईआरटी ने पैलेलिथिक दिया हुआ है, तो भीमबेटका वाज अ पैलेलिथिक साइट। इस मैप को ध्यान में रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 2 जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है दाजोली हाइडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चिरान भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बिहार में है, राइट। बिहार में छपरा के पास में है। बहुत पुराने एविडेंसेस यहाँ से मिले हुए हैं। इनाम गांव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये महाराष्ट्र की तरफ में मिलेगा। हुंजी भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे करेंगे। हुंजी और कुरनूल केव्स, देखो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक्चुअली में दिया हुआ ये फैक्ट्स, कैन यू बिलीव दिस। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, दे विल आस्क स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्लेस दैट दिस वाज अ साइट व्हिच बिलोंग्स टू मेसोलिथिक और पैलेलिथिक एज। और ये सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्टेटमेंट में आ जाएगा। 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट यहाँ से डाल देंगे मैप से, विल बी कंफ्यूज, ये कहाँ से पूछ दिया, क्लास 6 से पूछा हुआ है, राइट। दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उसके आगे हम जाते हैं तो 2 केव्स के बारे में, जैसे मैंने कहा था, एक तो कुरनूल केव्स और एक है हुंजी केव। इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर से मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है कुरनूल केव्स, राइट, एंड दिस इज हुंजी केव्स, राइट। इनके बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों के दोनों केव्स बिलोंग करते हैं पैलेलिथिक से। पैलेलिथिक जो टाइम था उसकी क्या खासियत है गाइस? अगेन पैलेलिथिक में कौन सा स्टोन था? ओल्ड स्टोन, सबसे पुराना। दूसरा हंटिंग गैदरिंग। तीसरा नो डोमेस्टिकेशन, नो एग्रीकल्चर, पीपल आर कंप्लीटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज व्हाट इज देयर, राइट। इसके बाद अगर हम आगे हैं तो इसके बारे में यही बस बहुत बेसिक सा दिया हुआ है कि हुंजी जो था एक्चुअली में ये फैक्ट्री साइट था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुंजी कैसा था? हुंजी वॉज अ फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट मतलब वहाँ पे छोटे छोटे स्टोन के टूल्स बनते थे, हड्डियों के टूल्स बनाए जाते थे। दैट इज वाई हुंजी इज इंपॉर्टेंट। नाउ इफ दे आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वॉज अ पैलेलिथिक साइट एंड अ प्लेस वेयर एक्चुअली फैक्ट्री फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स वॉज सेटअप, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आंसर है। द आंसर इज हुंजी। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। और ये क्लासिक से क्वेश्चन बना, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो, राइट। तो दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुरनूल केव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें एशेस, राख, इसका ट्रेस मिला है। इससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो एक्चुअली दे वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। आग से वो फैमिलियर थे, राइट। द ट्रेसेस हैज बीन फाउंड ऑफ द सेम थिंग। इसी चीज को यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया, एंड हियर इज द मैप। अगेन आई एम कवरिंग इट। दिस इज हुंजी एंड दिस इज कुरनूल, राइट। सो अगेन रिपीट इट, रिवाइज इट एज मच एज टाइम इट इज पॉसिबल बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ना स्टोन टूल्स की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा ही है कि स्टोन टूल्स किन चीज़ों से बना है। तो स्टोन टूल्स में 2 टेक्निक यूज़ करते थे। एक तो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, राइट, स्टोन से स्टोन को रगड़ करके उसको शार्प करना। और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग, मतलब एक स्टोन के ऊपर में कुछ एक शार्प पॉइंटेड चीज़ रख करके उस पर प्रेशर दे करके उसको घिसना, घिस के उसको शार्प करना, राइट। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। ये 2 तरीके से स्टोन के वो टूल्स बनाते थे जो कि फैक्ट्री में देखे जाते थे। कहाँ पे? हुंजी में। हुंजी कौन से टाइम से बिलोंग करता है? पैलेलिथिक से बिलोंग करता है। ट्राई टू रिलेट इट, राइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से चीज़ ट्रांजिशन फेज में आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले जो ओल्ड स्टोन था वहाँ पे एक्चुअली में ग्रासलैंड नहीं थे, राइट। हंटिंग गैदरिंग बहुत ज़्यादा जा रहा था। बट जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा काम होना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट होता है, 10,000 BC के बाद में टेम्परेचर जो था हमारा, आफ्टर दिस 10,000 BC, इसके बाद में हमारा जो टेम्परेचर था ना ये गिरना स्टार्ट होता है। सॉरी, टेम्परेचर जो था ये एक्चुअली में ये बढ़ना स्टार्ट होता है, राइट। तो वार्म, गर्मी बढ़ती है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है आइस एज खत्म हो रहा है,
कोल्ड एज खत्म हो रहा है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ग्रासेस निकलना स्टार्ट होते हैं, ग्रास लैंड स्टार्ट होता है। ग्रास लैंड स्टार्ट होगा तो वैसे एनिमल्स जो उन ग्रासेस पे डिपेंड करते हैं, गोट, शिप्स, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी ब्रीड्स बढ़ने लगेंगी। अगर वो बढ़ेंगी तो लोग उन एनिमल्स से डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आना स्टार्ट कर देंगे, राइट। जब हम उन्हीं एनिमल्स का यूज़ करने लग गए, प्लस हमारे ऑब्जेक्ट्स और शार्प होने लग गए, तो बाद में हम एग्रीकल्चर शुरू कर देते हैं, राइट, उन्हीं एनिमल्स के बाद में। तो वहाँ से क्या आता है? न्यूलिथिक। सो दिस इज अ कंप्लीट ट्रांजिशन, राइट। हमने यहाँ पे देखा कि ये गोट्स और शिप और कैटल्स आते हैं, क्यों? क्योंकि वार्म कंडीशन होता है। इसके कारण जो लोग हॉन्टिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, वो उनके साथ रहने लग जाते हैं, वो ब्रीडिंग वाली चीज़ों पे बिलीव करने लग जाते हैं, और फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इस चैप्टर को चैप्टर 2 को चैप्टर 1 से कनेक्ट करूँ, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के? तो सेंट्रल इंडिया से नर्मदा के पास में सबसे पुराना राइस का एविडेंस कहाँ मिला है? नर्मदा में मिला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से कौन सा वो हिल था? गरो हिल मेघालय के पास में, वहाँ से एविडेंस मिला है, राइट। साउथ वेस्ट से सुलेमान एंड किरतार हिल्स। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन, राइट। So they are important. This is how we have to relate the things, and this is what NCERT has written it, right? So here we covered the chapter 2 guys. So we have covered chapter 1 and we have covered chapter 2. थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा इसलिए लग गया गाइस क्योंकि इन चैप्टर्स को कवर करने में मैंने आपको एक पूरी की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के हम चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरीके से एंशिएंट इंडिया का सिलेबस डेवलप हो रहा है, किस तरीके से ह्यूमन एज अ सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और किस तरीके से हम हंटिंग गैदरिंग से एक सेटल लाइफ की तरफ में आते हैं, राइट। तो हमने 2 चैप्टर को खत्म कर लिया हुआ है। नाउ विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, और उसके बाद में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर को खत्म करेंगे। सो आई थिंक यू गाइज शुड रिवाइज इट टिल द टाइम, और इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। सो गाइज एज यू कैन सी वी हैव कवर्ड 2 चैप्टर्स। हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। दिस इज चैप्टर 3। इनिशियल जो 2 चैप्टर्स थे दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया का एक स्केच ड्रॉ किया। मतलब जैसा मैंने बताया स्टोन एज से लेकर के हम IVC तक का एक स्केच ड्रॉ कर दिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जो फाइन डिटेलिंग्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको डालेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमने स्टोन एज में स्टार्टिंग में पैलियोलिथिक कवर कर लिया, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि किस तरीके से फ्रॉम गैदरर टू ग्रोइंग फूड कैसे ग्रो होता है। नाउ अब हम एक सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडेंट्री लाइफ। एक ऐसा जीवन जहाँ पे लोग एक जगह रुकना स्टार्ट कर दिए थे, अब गैदरिंग करना बंद कर दिए थे, पेस्टोरल लाइफ को भी छोड़ रहे थे और एक सेडेंट्री लाइफ स्टार्ट कर रहे थे। देखो ये जो भी हम सीरीज़ कर रहे हैं NCERT की, इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, PPT मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा वहाँ पे वीडियो के बायो में। बट मेक श्योर कि आप इन PPTs से नोट्स ना पढ़ें, राइट। बस एक रेफरेंस के लिए रखें अपने पास में। आप रॉ बुक्स को पढ़ें, स्पेशली NCERT को, और उसका भी PDF में ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपके पास में NCERT का PDF नहीं है तो शेयर इट विद यू गाइस, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखो हुआ क्या है। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। जस्ट अ सेकेंड। यस, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग कैसे स्टार्ट होता है, राइट। तो देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम स्टोन एज की बात कर रहे थे तो स्टोन एज में क्या चल रहा था? हम स्टोन के वेपन्स बना रहे थे, राइट। स्टोन एज इसलिए उसका नाम रखा हुआ था। जो भी मेटल है, मेटल के हिसाब से नाम रखते हैं हम। स्टोन अगर मेटल के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, धातु के रूप में, तो स्टोन एज, राइट। ब्रॉन्ज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्रॉन्ज एज, आयरन यूज़ कर रहे हैं तो आयरन एज। इस तरीके से हमने एजेस को डिपेंडिंग ऑन द मेटल दैट वी आर यूजिंग उस बेसिस पे हमने रखा हुआ है। दिस इज क्लियर। नाउ अब क्या हो रहा है कि हम फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ में आ रहे हैं। मतलब अब हम हंटिंग गैदरिंग से थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ में जा रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा कि क्लाइमेट अब वार्म होते जा रहा है, थोड़ा गर्मी बढ़ते जा रही है, तो घास फूस निकल रहे हैं। घास निकल रहे हैं तो उसके कारण उस पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, लाइक गोट हो गया, कैटल हो गया, इन सब की संख्या बढ़ रही है, और वहाँ से कैटल रेयरिंग और ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हमारी लाइफ में एक सेडेंट्री, एक स्थायीपन दिखना शुरू होता है, राइट। दिस इज वॉट इट इज टॉकिंग अबाउट। इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स के फैक्ट से आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। कुत्तों का जो वाइल्ड एंसेस्टर है, राइट, वो सबसे पहले हमने टेम करना स्टार्ट किया हुआ है। और मैं अब यहाँ से थोड़ा सा एडवांस पे आता हूँ। जैसे हमने कहा पहले हम NCERT कवर करेंगे, फिर हम एडवांस पे आएंगे। एक साइट है दैट इज बुर्जाहोम। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू नो दिस, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बुर्जाहोम कहाँ पे है? तो ये एक्चुअली एक न्यूलिथिक साइट है। लेट मी टेल इट। यहाँ पे मैं इसको लिख ही देता हूँ सो दैट इट इज क्लियर। बुर्जाहोम एक न्यूलिथिक साइट है, और ये एक्चुअली में कहाँ पे है? सो दिस इज इन प्रेजेंट डे कश्मीर में, राइट। ये साइट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पिट ड्वेलिंग देखा गया है। सो व्हाट इज दिस पिट ड्वेलिंग गाइस?
पिट ड्वेलिंग मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो लोग गड्ढे करके ज़मीन के अंदर में वहाँ पे घर बना करके रहते थे। पिट ड्वेलिंग देखना स्टार्ट किया हमने बुर्जाहोम में, जो कि एक न्यूलिथिक साइट है। इसमें एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है डॉग। बुर्जाहोम में हमने सबसे पहली बार देखा है कि लोग डॉग्स को डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। डॉग अपने साथ रखते हैं और उसके साथ में घूमना फिरना, मतलब डॉग्स लोगों के साथ अब फैमिलियर होना स्टार्ट हो गया था। और इसका एविडेंस हमसे मिला है कि जो बुर्जाहोम था वहाँ पे जब भी कोई मास्टर, लाइक एक कुत्ता है, उसका कोई मालिक है, अगर उसके मालिक का डेथ हो जाता है ना, तो उस कुत्ते को भी उस मालिक के साथ ज़मीन में दफनाया जाता है, राइट। मतलब दिस शोज दैट द रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग वाज एट पिक, they started to grow. So domestication started taking place in the Neolithic period, right? Not just the Neolithic, but in the Mesolithic. But Neolithic आते आते वो और पिक पे चला गया था. It is clear? तो ये डॉग के साथ में सबसे पहला हमने डोमेस्टिकेशन या टैम करना, टैमिंग इज द राइट वर्ड, नॉट द डोमेस्टिकेशन, टैम करना हमने देखा हुआ, एंड दैट इज व्हाट द एनसीईआरटी इज आल्सो सेइंग कि द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग. फॉर एग्जांपल इज बुर्जाहोम, राइट. बुर्जाहोम यूपीएससी 2021 मैथ्स कॉलम में बुर्जाहोम पूछा हुआ था और एक जगह लिखा हुआ था पिट ड्वेलिंग. अगर आप बुर्जाहोम से पिट ड्वेलिंग जानते हैं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था, आंसर के बहुत क्लोज आ चुके थे. क्लास 6 के एनसीईआरटी, अगेन इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन, इसके बाद से कौन कौन से एनिमल्स को हमने लाइक डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, टैम करना स्टार्ट किया हुआ है. तो वी हैव स्टार्टेड लाइक शिप, गोट, कैटल, पिग्स, इन सब के साथ हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया. एंड दीज आर द अर्लीस्ट एनिमल जिसके साथ ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है. स्पेशली कब स्टार्ट होता है वो, तो दैट इज स्टार्टेड इन मेसोलिथिक पीरियड, राइट. और वो पिक पे कब जाता है, न्यूलिथिक में, राइट. और न्यूलिथिक में इसके साथ में और एक चीज क्या स्टार्ट होता है, दैट इज एग्रीकल्चर. आई थिंक मैंने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए. आई थिंक अब याद हो ही गया होगा. पैलियोलिथिक हंटिंग गैदरिंग, मेसोलिथिक डोमेस्टिकेशन, न्यूलिथिक एग्रीकल्चर, दैट्स ऑल. एग्रीकल्चर के साइट्स कौन कौन से हैं, तो हमने पीछे कुछ साइट्स को कवर किया था, राइट. मैप में आपने देखा हुआ था, राइट. कुरनूल केव्स वाज आल्सो देयर, लाइक दीज आर दी पैलियोलिथिक साइट्स, राइट. तो अब न्यूलिथिक में कौन से हैं, दैट विल बी कवरिंग इट राइट नाउ. जैसे मेहरगढ़ है, बाकी साइट्स है, अभी इस चैप्टर में उसको कवर करेंगे, राइट. देखो द न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया वे लाइफ का कैसे स्टार्ट होता है. तो जैसे मैंने कहा था कि जब न्यूलिथिक स्टार्ट होता है तो न्यूलिथिक में क्या स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर. एंड ऑन द सेम लाइन आई ऑल्सो सेड दैट कि जब एग्रीकल्चर आता है तो एग्रीकल्चर में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको रखने के लिए पोट्स का तो इस्तेमाल करोगे. तो पोट्री का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ पे देखा गया हुआ है, पहले ही हमने स्टार्ट किया था, सबसे स्टार्टिंग में क्लास में मैंने बताया था, न्यूलिथिक में. न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जब आप उपजा रहे हो तो उसको रखने के लिए पोट्स चाहिए. पोट्स कहाँ मिलेगा आपको, तो स्पॉट्स सबसे पहले आपको दिखाएगा न्यूलिथिक पीरियड में, राइट. तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, और इसीलिए स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट होता है. और जो पोट्रीज हैं वो सबसे पहले हमें न्यूलिथिक में दिखना शुरू होती हैं, राइट. दिस इज व्हाट इट इज लाइक कि बहुत बड़े बड़े पॉट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं लोग, है ना. बास्केट वास्केट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं इन एरियाज में. एंड दैट इज व्हाट द एनसीईआरटी इज कवरिंग हियर, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स. सबसे पहले फार्मर्स और सबसे पहले हर्डर्स कौन थे, उनके बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले एक मेहरगढ़ नाम की एक साइट आती है, विच इज इन दी बोलान वैली. बोलान वैली कहाँ पे, अभी पाकिस्तान में, दैट इज दी मेहरगढ़. यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी ने मैप में दिया हुआ है मेहरगढ़. नाउ ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है, राइट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट. यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर एविडेंसेस देखे हुए हैं, फार्मर्स के भी देखे हुए हैं, और उसके साथ साथ हमने हर्डर्स के भी देखे हुए, राइट. यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख सकते हैं. और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टेबल है जो एनसीईआरटी में है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है. अब देखो इस टेबल से क्वेश्चन कितने सारे बन सकते हैं. सबसे पहला मेहरगढ़. मेहरगढ़ में क्या मिला है, वीट मिला है, बार्ले मिला है, शिप और गोट. तो देखो आप, वीट और बार्ले मिला है, क्या मेहरगढ़ में राइस मिला है, नहीं मिला है. तो एक प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन यही से बन सकता है ना. दे कैन आस्क यू दैट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस वाज फाउंड एट मेहरगढ़. आप सही भी मान लोगे क्योंकि आपके दिमाग में है कि मेहरगढ़ में सबसे पहला एग्रीकल्चर हुआ, तो वहाँ पे वीट मिला तो राइस भी मिल सकता है, नहीं मिला है राइस, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, राइट. यानी कि राइस हमें कहाँ मिलता है, राइस हमें मेहरगढ़ में नहीं मिलता है. राइस हमें एक दूसरा जगह है, उसका नाम है महागारा. महागारा कहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में एक महागारा नाम का एक जगह है, वहाँ पे हमें राइस के सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं. इनफैक्ट विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में राइस के सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं. और नॉर्थ ऑफ विंध्यास की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक्जैक्टली मैं महागारा और यूपी वाले एरियाज की बात कर रहा हूँ. मतलब प्रिसाइजली नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यानी नॉर्थ ऑफ विंध्या यानी कि महागारा के आसपास के रीजन में हमें राइस देखना स्टार्ट होता है, राइट. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चन क्विकली बन सकता है एंड यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज दैट क्वेश्चन ऑल्सो. देखो फ्रेगमेंटरी बोन्स या फिर राइस, ये हमें कोल्डी हवा भी मिला है. कोल्डी हवा भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश. देखो ये सारे के सारे वो लोकेशंस है जो विंध्यास से नॉर्थ में,
जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ ऑफ इंडियाज में राइस के एविडेंसेस मिलते हैं, महागरा में या फिर आप देखो कोल्डी हवा में, ऐसी जगहों पे मिलता है. सो दिस मैप इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टेबल, राइट. इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, सो यू कैन पुट ए हॉक आई ओवर दैट. आप इसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं. अब अगर हम सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करें तो जैसा मैंने कहा, देखो ये बुर्जा होम यहाँ पे एनसीईआरटी ने आखिरकार में बता ही दिया. बुर्जा होम में क्या मिला हमें? पिट ड्वेलिंग. और मैंने एक और इन्फॉर्मेशन क्या ऐड कर दिया था कि डॉग्स जो है वो मास्टर्स के साथ में उनकी डेड बॉडी मिली है, राइट. ये बुर्जा होम में दिखा हुआ है. प्लस जो न्यूलिथिक टूल्स है उसका भी इस्तेमाल हम होते हुए देखते हैं. पॉलिश्ड है न्यूलिथिक टूल्स, जो भी पोट्रीज है, थोड़ी कलरफुल पोट्री है, ब्लैक कलर उसमें दिखता है, वो हमें नजर आता है. और बहुत सारे ऐसे पॉट्स दिख रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. सो दिस इज ऑल अबाउट अ सेटल्ड लाइफ. ये सेटल्ड लाइफ में हमें कुछ कुछ स्टोन्स भी दिखने का मिलता है और कुछ कुछ ऐसे पोट्रीज भी मिलती हैं. सो दिस इज व्हाट दे आर विलिंग टू टेल हियर. इसके आगे अगर हम जाएं तो इट इज सेइंग द क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन द मेहरगर. देखो अब मेहरगर के ऊपर में एनसीईआरटी ने ना एक टॉपिक पूरा कवर किया, लाइक दिस इज दैट मेहरगर वाला पॉइंट. देखो पहला तो ये क्या है कि मेहरगर कहाँ है उसको सर्च करो, तो मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखा दिया वो मेहरगर कहाँ पे. बट अगेन फॉर द रेफरेंस आई एम टेलिंग यू गाइस हियर, सी दिस इज मेहरगर, राइट. एक सेकंड, ये बहुत ज़्यादा ही मैंने कर दिया. ओके, सो लाइक दिस इज मेहरगर एंड दिस इज बुर्जा होम. ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है यूपीएससी के लिए. क्वेश्चन पूछा हुआ स्टेट पीसीएस में तो हर दूसरे साल पूछते हैं, यूपीएससी भी 2-3 साल में एक बार पूछ लेती है. तो इसको ध्यान में रखना. ये दोनों के दोनों आपके कहाँ से? क्लास 6 के एनसीईआरटी से. फिर ये चिरांद, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका नाम बहुत खतरनाक है बट ये इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि ये बिहार में, टू बी प्रिसाइज बिहार में छपरा के पास में मिलता है. तो वहाँ से भी अर्लीस्ट एविडेंस मिले हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के, और ये भी हमें लगभग मेसोलिथिक टाइम पीरियड के आसपास में मिलता है, डोमेस्टिकेशन वाला, राइट. और कोल्डी हवा और महागरा, देखो ये भी हमें 2 साइट मिल रहा है. ये 2 साइट इंपॉर्टेंट क्यों? अभी हमने जस्ट कवर किया क्योंकि यहाँ पे राइस मिलता है और ये विंध्या माउंटेन के नॉर्थ में. इट इज क्लियर. जो हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, वहाँ पे राइस के सबसे पुराने एविडेंस मिले. सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट गाइस. सो विद द सेम मूविंग अप अहेड. ओके, अब हम मेहरगर की अगर हम बात करें तो देखो मेहरगर ना एक बोलान पास करके एक पास है पाकिस्तान में, वहाँ पे लाई करता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका लोकेशन देखो बोलान पास के पास में लाई कर रहा है. और दूसरा बात क्या है कि जब हम एंशियंट टाइम्स में ट्रेड करते थे ना तो ईरान, उसी रूट से हम ईरान होकर के जाते थे. लाइक अगर हम लैंड से जाएं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर सेम रूट से हम ईरान में घुसेंगे. और बहुत लोग तो सेम रूट से यूरोप भी चले जाते थे, राइट. तो अगर यूरोप के साथ ट्रेड करना हो या फिर कोई भी ट्रेड करना हो तो इसी रूट से होके जाता था, बोलान पास होते हुए, मेहरगर होते हुए. तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स वहीं से स्टार्ट हो चुका है. मेहरगर वाले एरिया से लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि मेहरगर पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, राइट. वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, प्लस क्लाइमेटिक कंडीशन उस टाइम पे बहुत अच्छा है. अभी तो थोड़ा सा डेजर्ट एरिया हो गया बिकॉज ऑफ चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर्स, बट उस टाइम हम आज से लगभग 4700 साल के आसपास बात कर रहे हैं, 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं. फर्टाइल एरिया था. तो अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होने से सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स होना स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम था, कॉइन्स तो थे नहीं. आप धान ले लो, गेहूँ ले लो, उसके बेसिस में कैटल को एक्सचेंज कर लो. इस तरीके से लोग कॉमर्स करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स. तो एग्रीकल्चर ज़्यादा तो बिजनेस ज़्यादा, बिजनेस ज़्यादा यानी कि कनेक्टिविटी ज़्यादा. ईरान से लोग आ रहे हैं. आप बाद में पढ़ोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जैसे एक और सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यूरोप में, उनके साथ में ट्रेड हो रहा है. ऑल दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन. वो पर्टिकुलर लोकेशन ही ऐसा है जो इंडिया को भी कनेक्ट कर रहा है प्लस ईरान को भी कनेक्ट कर रहा है, और वो बहुत फर्टाइल है, राइट. उसके कारण वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत देखा गया है. और एग्जैक्टली यही लोकेशन बाद में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम चेंज हो गया तो वहाँ पे कुछ नया हो गया. सेम प्लेस इज गेटिंग इवॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के हिसाब से वही जगह बार बार इवॉल्व होते जा रहा है, अलग अलग मेटल्स के कारण, अलग अलग एलिमेंट्स के कारण, राइट, अलग वे ऑफ लिविंग के कारण, बट जगह तो वही है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज देयर विद मेहरगर. मेहरगर वो एक इंपॉर्टेंट रूट है. और मेहरगर के बारे में हमने देखा क्या कि वहाँ पे बार्ले और वीट भी प्रोड्यूस होता है. क्या राइस प्रोड्यूस होता है? नहीं. राइस कहाँ होता है? कोल्डी हवा एंड महारागरा, जो कि यूपी में है, विच इज़ नॉर्थ टू विंध्यास. याद हो गया सबको. तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बार्ले और वीट ऐसी चीज़ें दिखती हैं. सबसे पुराने विलेजेस है, एज आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, राइट. डोमेस्टिकेशन में हमने डियर देखा है, पिग देखा है, शिप देखा है, गोट देखा है, कैटल देखा है. हर वो ऐसा जानवर जो ग्रासेस पे सस्टेन करता है उसका डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट हो गया था. कैटल रेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था. लोग अब थोड़ा सा नोमैडिक लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल्स के साथ मूव करते हुए जाते थे. और बाद में जाकर के मेहरगढ़ वाले एरिया में बहुत लोग सेटल लाइफ भी स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बूस्ट कर गया था. अगेन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक. आई थिंक अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत हमने पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कर दिया. एनीवेज गाइस, देखो अब हाउसेस कैसे बने थे, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल. अगर ऐसा प्रीलिम्स में बोल दे द हाउसेस इन मेहरगढ़ वर सर्कुलर इन शेप, इट इज रॉन्ग बिकॉज दे वर
इधर स्क्वायर और रेक्टेंगल, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। उससे भी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि देखो यहाँ पे लोग ना लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि हम डाइंग, लिविंग एंड डाइंग दो चीजें की बात कर रहे हैं, तो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट था, मतलब मरने के बाद भी जिंदगी। उनको ऐसा लगता था कि इंसान मर गया ना, आज भी लोग फॉलो करते हैं, इंसान मर गया तो हो सकता है दूसरे लाइफ में इसको खाने की जरूरत हो तो उसको खाना दे देना, पानी दे देना, आज भी लोग चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं 12 दिन तक, आई थिंक आप सबको पता होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से सिविलाइजेशन में चलता हुआ आ रहा है, मेहरगढ़ के टाइम में भी ऐसा था। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा था कि एक्चुअली में वो डेड पर्सन के साथ में उनके गोट्स, बकरियों को भी वहीं पे साथ में उनको बरी कर देते थे, एक ही साथ में उनको दबा देते थे, लाइक मरते ही उनको एक साथ में ही उनकी फ्यूनरल प्रैक्टिसेस करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि शायद ये एक फूड का काम करे उनको नेक्स्ट वर्ल्ड में। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नेम द प्लेस इन विच मास्टर्स वर बरीड विद डॉग्स, तो क्या होगा, बुर्जा होम, जो भी हमने पढ़ा, राइट। नाउ नेम द प्लेस वेयर द मास्टर्स वर बरीड विद द गोट्स, तो क्या होगा, मेहरगढ़, राइट। तो देखो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीधा 6 क्लास के एनसीईआरटी से बना सकते हो। सो दैट इज वाई दे आर रेलिवेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आप लोगों को ध्यान में होगा। बाकी इन बैचेस के बाद में आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन कि प्लीज आप एनसीईआरटी की रॉ बुक्स को जरूर पढ़ना, वहां पर रीड करने के बाद में ये दिमाग में चीजें छप जाएंगी, राइट। और पॉसिबल हो तो नोट्स के लिए आप स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही इनको देखें, क्योंकि इस पूरे के पूरे बुक्स में जितना इंपॉर्टेंट है हमने उसको वहाँ से निकाल करके यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में रखा हुआ है, राइट गाइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम दूसरे स्लाइड की तरफ में जाएं तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में लोकेशन डालने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। तो ये है बोलान पास, इसी जगह पे आपका मेहरगढ़ है, राइट। इसी जगह पे क्या है गाइस, मेहरगढ़ है। और आप देखो ये अफगानिस्तान और ये रहा ईरान। तो ईरान के साथ अगर ट्रेड करना है आपको तो आप मेहरगढ़ होते हुए ही इंडिया में आओगे। तो ये जगह बहुत ही इनरिच था, यहाँ से इंडस की रिवर्स भी फ्लो कर रही हैं, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता भी यहीं पे इस्टेब्लिश होते हुए नजर आता है, बाद में आकर के आईबीसी भी यहीं पे बनता है, और यहीं आईबीसी वाले लोग फिर घूम करके इधर इजिप्ट, इधर की तरफ में इजिप्ट है, उनके साथ में ट्रेड भी करते हैं, और यहाँ पे एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी है, राइट। तो ये कनेक्शंस में बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर जब हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को थोड़ा सा पढ़ें कि समेरियन सिविलाइजेशन या ऐसा कुछ नाम हो, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एलियन वर्ड नहीं है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट समवेयर। कहाँ कवर्ड किया, क्लासिक्स की एनसीईआरटी में। चलो नाउ अब देखो, अ क्लोजर लुक टू दाजोली हेडिंग। दाजोली हेडिंग एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे मैंने मार्क, देखो मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है इस मैप को, दिस इज दाजोली हेडिंग। ये इंपॉर्टेंट जगह क्यों है, क्योंकि दाजोली हेडिंग एक वैसी जगह है जो हमारे अर्ली विलेजेस में से आते हैं, राइट। मतलब जब हमारी सिविलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था आईवीसी के थोड़ा सा पहले, जब हम न्यूलिथिक फेज में थे, तो ये दाजोली हेडिंग वाली जगह है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। क्या मिलती हैं, तो देखो सबसे पहले तो इसका लोकेशन देख लो, ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास में सबसे पहला, ये चाइना से नज़दीक है, राइट, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास में। एक तो इसमें मिलता है हमें मोटर एंड पेस्टल्स। मोटर एंड पेस्टल्स क्या होता है, तो दिस इज द मोटर एंड पेस्टल्स, मैंने यहाँ पे इनका इमेज भी डाल दिया। आप आज भी देखते हो गाँव में लोग इसमें मसाले पीसते हैं, राइट, एक बाउल के अंदर में मसालों को रख करके और ऊपर से उसको पीसते हैं। सो दिस इज द मोटर एंड पेस्टल्स। ये हमें कहाँ से मिले, तो ये हमें मिले हैं हमें दाजोली हेडिंग से। अगेन ए प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ दे कि मोटर एंड पेस्टल्स वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। कोई आंसर नहीं कर पाएगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, या फिर जिन लोगों ने सुपरफिशियल लेवल में एनसीईआरटी पढ़ा है उनसे भी आंसर नहीं हो पाएगा। और ये पॉइंट्स एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में किसी कोने में पड़े हुए हैं। सो आप इनको तभी पढ़ सकते हो जब आप इनको गौर से थोड़ा डीप रिसर्च करके देखो, एंड दैट इज वाई आई हैव पॉइंटेड आउट ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इसको बाद में रिवाइज भी कर लोगे। आई थिंक इसके बाद ना, आई एश्योर यू, क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर 6 क्लास के एनसीईआरटी से कुछ भी आया, नहीं जाएगा। एंड आई थिंक अब तक आपको रियलाइज हो चुका होगा कि एक बेसिक सी बुक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मोर ऑफ एन आई स्ट्रांगली फील कि जिन्होंने 2-3 साल इस प्रिपरेशन में दे दिया ना, उनको ज़्यादा ये रियलाइज हो रहा होगा। अगर आप फ्रेशर तो हो सकता है शायद अभी भी आप इसको बहुत लाइट मोड में ले रहे हो, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यार, अभी देखो इनिशियल फेज है, थोड़ा सा रगड़ के करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। अदरवाइज वो वीसीएस साइकिल में आने के बाद ना बहुत टाइम लगता है। अभी जो लोग वीसीएस साइकिल में फंसे हुए हैं, राइट, उनको भी स्क्रैच से ही स्टार्ट करना, उनको भी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो इट इज़ गुड कि अगर आप नया स्टार्ट करो तो एनसीईआरटी से ही करो और थोड़े अच्छे से करो। इन बैचेस में एक प्लस पॉइंट ये है ना कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा, यूपीएससी भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। आप जब खुद से पढ़ोगे तो बस एनसीईआरटी पढ़ के रह जाओगे, और फिर आप इसको जोड़ कब पाओगे, जब आप आर्य शर्मा पढ़ोगे, राइट। नाउ दैट आई हैव रेड आर्य शर्मा, आई हैव रेड उपेंद्र सिंह, ऑल दिस बुक्स, आई हैव रेड 11th-12th एनसीईआरटी, तो मेरे लिए बहुत ईजी है चीज़ों को कनेक्ट करना। तो शायद एक आपको एज इस वीडियो के थ्रू यही मिल सकता है। अदरवाइज खुद से रीडिंग करके पढ़ोगे तो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल, बट इट विल टेक सम टाइम, राइट। बट ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद में यू आर नॉट सपोज टू रीड, जस्ट गो होम एंड रीड इट, बिकॉज रीडिंग इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट, राइट। एनीवेज, स्टार्टिंग इट हेयर। अब मोटर एंड पेस्टल के बाद में ना एक यहाँ पे मिला है हमें जेडाइट। जेडाइट क्या है, तो एक ऐसा स्टोन टूल है जो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो चाइना से लेकर के आते थे, एंड दैट इज द स्टोन टूल। दिखने में थोड़ा सा चमकीला टाइप का है, थोड़ा सुंदर लगता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है। ये कहाँ से आता था, ये चाइना से आता था, ऐसा वो मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हियर अबाउट
डाजोली हेडिंग एंड दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इट हियर। तो देखो ये अगर एक सपोज करो एनसीईआरटी ने ना एक टॉपिक बना दिया डाजोली हेडिंग के ऊपर में, तो यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक है। और अब आई थिंक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सो हियर वी कवर दी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, हमने इसको खत्म कर लिया गाइस। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें खत्म कर लिया, हमने स्टोन एज लगभग खत्म कर लिया, न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, डिटेल में उनके साइट्स को भी कवर कर लिया, उनके लिस्ट भी और पीपीटीज भी आपको मिल जाएंगे। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द अर्लीस्ट सिटी। कौन सी अर्लीस्ट सिटी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये पुरानी सभ्यताएं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, एक थोड़ा सा आपको रेफरेंस में फिर से देता हूँ कि अब कहानी स्विच कैसे हो रही है। तो देखो पहले हमने पढ़ा कि स्टोन एज था, राइट। अब स्टोन एज से हम मूव कर रहे हैं सिविलाइजेशन में। कहाँ गाइस मूव कर रहे हैं हम? सिविलाइजेशन में, हम सभ्यता की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। हम कहते हैं ना यू आर अ सिविलाइज्ड पर्सन, आप बहुत सभ्य इंसान है, राइट। सभ्य का मतलब है कि इनको डिसिप्लिन पता है, इनको पता है कि लाइफ में आगे कैसे प्लान करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, तो बहुत सभ्य है। लेकिन अगर आप स्टोन एज को देखो तो क्या वो सभ्य है? नहीं है। सभ्य इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि बेचारे वो हंटिंग गैदरिंग में लगे हुए हैं। अगर वो डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, इवन इफ दे आर डूइंग द डोमेस्टिकेशन वाला पार्ट, तो इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? कैटल ट्रेडिंग कर रहे हैं, बंजारों की तरफ मूव कर रहे हैं, पेस्टोरल इकोनॉमी पे जिंदा है, राइट। उनकी लाइफ में सेडेंट्रीनेस बहुत कम है। और अगर आप न्यूलिथिक में आओ, जब एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर में उनकी लाइफ थोड़ी तो सेटल्ड होती है, बट पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं होती है। मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं रुक गए, बट हो सकता है थोड़े दिन बाद वहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर नदियों का फ्लो कम हो गया तो वहाँ से उठ के कहीं और चले गए, राइट। बट अब आईवीसी में जब हम आते हैं तो यहाँ पे लोग अब एक जगह बहुत लंबे साल तक रुकते हैं। अगर वहाँ का पानी का फ्लो खत्म हो गया तो वो कैनल्स बनाते हैं वहाँ पानी लेकर के आने के लिए। दे आर नॉट कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग देयर लोकेशन, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर लुकिंग फॉर सम गुड टेक्नोलॉजी विच कैन help them to stay at a particular place, and that is why they are called civilized people, right? अब हम civilization के बारे में पढ़ेंगे, that is Indus Valley civilization. So here we started. सबसे पहले तो बैकग्राउंड कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, ये कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ डिड ऑल दिस सिविलाइजेशन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना कि जब ब्रिटिशर्स रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे इंडिया में और पाकिस्तान वाले एरियाज में, तो वहाँ से जब पटरियाँ निकाल रहे थे ना, तो उनको एक ऐसा गाँव मिला जहाँ पे बहुत सारे ईंट वीट दिख रहे थे, बहुत पुराने बंजर से मकान दिख रहे थे। तो उन्होंने सबको तोड़ के साइड कर दिया और वहाँ से पटरी निकाला। बाद में पता चला कि वो जो मकानों को तोड़ रहे थे या जो भी ढांचे थे उनको तोड़ रहे थे, एक्चुअली में वो आज से 2500-3000 साल पुराने, राइट। मतलब नॉट इवन दैट, दे आर लाइक 4700 और 5000 ईयर्स बैक। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हड़प्पा वाला साइट है, राइट, आईवीसी का साइट है। और उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज हुआ। सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि 150 साल पहले जब वहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही थी, मतलब हम 1850s के आसपास में बात कर रहे हैं, जब रेलवे लाइन बन रही थी इंडिया और पाकिस्तान में, तो वहाँ पे वो हड़प्पा वाला जो प्रेजेंट साइट है, वहाँ से वो रेल निकाल रहे थे, खासकर पाकिस्तान वाले एरिया में। तो उनको ऐसा पता चला कि बहुत सारे ब्रिक्स हैं, वॉल्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, सिटीज़ हैं, राइट। वहाँ से वो रेलवे लाइन निकाल रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रहे थे। बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बाद में बताया कि वो जो साइट है वो एक्चुअली में इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये आज से लगभग 5000 साल पुरानी है। और इसके लिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया हुआ है। क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया हुआ है? क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे हुआ करती थी, वहाँ से इंडस की नदी निकल रही है, तो सॉइल फर्टाइल है, तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। सबसे पुराना एग्रीकल्चर साइट वहीं पे कौन सा है? मेहरगढ़ है। किस लोकेशन में है? बोलान पास के नज़दीक में है। इट इज़ क्लियर? सो ऑल दैट वी हैव डन इट राइट नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? इन सिटीज़ में सबसे स्पेशल क्या था? तो देखो इनका जो सिटी प्लानिंग था ना, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड था। जैसे आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, दिल्ली में द्वारका को भी लोग कहते हैं कि प्लांट सिटी है, राइट। तो प्लांट सिटी आज के टाइम पे हम जो देख रहे हैं, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी एक प्लांट सिटी हुआ करता था। मतलब वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था कि शहर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। दे हैड डिवाइडेड द इंटायर सिटी इनटू 2 पार्ट्स, राइट। एक छोटा सा एरिया था, रिमेंबर दिस, एक छोटा सा एरिया है, बट ये हाई लैंड है, थोड़ा सा हाइट पे, राइट। और इसके आसपास में ना बहुत बड़ा सा एरिया है, बट ये जो एरिया है ये है लो लैंड, सॉरी दिस इज अ लो लैंड, ये नीचे की तरफ में है। हाईलैंड जो था ये एक्चुअली में इस पूरे शहर का वेस्टर्न पार्ट था। अधिकतर जगह ये वेस्ट में दिखा हुआ है। मतलब अगर शहर है तो शहर के पश्चिम दिशा में ना एक छोटा सा एरिया को उन्होंने थोड़ा हाइट पे बनाया हुआ है और बाकी पूरे एरिया को लो लैंड पे बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक टीचर क्लास में खड़ा है और वो पोडियम पे खड़ा है, तो एक्चुअली में एक हाईलैंड पे खड़ा है, राइट। और उसके सामने बच्चे जो नीचे बैठे हैं ना, वो लो लैंड पे बैठे हुए हैं। तो जो हाईलैंड था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, दिस वन, इसको कहते हैं साइटाडेल। क्या कहते हैं गाइस? दिस इज कॉल्ड
CITADEL, दिस इज कॉल्ड साइटेडल, राइट। इसको हाईलैंड को साइटेडल कहते हैं। वैसे ही अगर हम क्लासरूम से देखें, कंपेयर करें, तो टीचर जिस पोडियम पे खड़ा है, पोडियम के पास जो हाईलैंड पे खड़ा है वो हाईलैंड हो गया साइटेडल, और जहाँ बच्चे पूरे बैठे हैं वो हो गया लोलैंड। लोलैंड मतलब लोअर टाउन, राइट। अब लोअर टाउन और हायर टाउन ये बनाने का डिवीजन क्या था? तो ऐसे रिसर्चर्स का कहना है कि हायर टाउन चूंकि वो हाइट पे था, छोटा सा एरिया था, तो जो रिच कम्युनिटी थी, जो ट्रेडर्स थे, या पॉसिबली वहाँ पे जो रूलर्स थे, वी आर नॉट पर्टिकुलरली श्योर कि आर्मी थी नहीं थी, ये तो क्लियर है कि आर्मी नहीं थी उनके पास में, तो अगर रूलर्स भी थे तो वो ट्रेड पे ज़्यादा भरोसा करते थे, राइट। तो वो भी जो ट्रेडर्स थे, जो वैसे रूलर्स थे ना, वो हाईलैंड पे रहते थे। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थी वो भी हाईलैंड पे होती थी। इसका रीज़न क्या है? सपोज करो बाढ़ आया, पूरा का पूरा लोलैंड बह गया, तो हाईलैंड पे जो इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स है जिससे पूरे शहर के लोगों को मदद होने वाला है वो बचा रहेगा। फॉर एग्जांपल ग्रेनरी, अनाज घर। अगर आप अनाज घर को लो लैंड पे बनाओगे और कल बाढ़ आया या फिर नदी ने अपना कोर्स चेंज किया, तो पूरा का पूरा अनाज खत्म हो जाएगा, और अनाज खत्म हो जाएगा तो फिर वही फूड सिक्योरिटी। आज इंडियन गवर्नमेंट भी फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देती है, और ये लोग आज से 5000 साल पहले फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे, राइट। तो हाईलैंड बनाने का रीजन ये था कि हाईलैंड यानी कि सैटरडल पे सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी, ट्रेडर्स जो होंगे, मर्चेंट्स होंगे, उनके घर मकान होंगे, बड़े बड़े गोडाउंस होंगे वहाँ पे। जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली जो भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बाथ, हम देखेंगे आगे मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ एक ऐसा जगह था जिसको वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करते थे, एक पब्लिकली बाथ प्लेस था वो, राइट। उसको भी उन्होंने हाई लैंड पे बनाया हुआ, कस्टम्स के लिए यूज़ करते थे, वहाँ का पानी इस्तेमाल करके वो रिलीजन या कस्टम यूज़ करते थे। जैसे आप देखते हैं बिहार में छठ पूजा में लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, या फिर जो भी प्रोसेस है, तो वो रिलीजियस पर्पस के लिए उस जगह को यूज़ करते थे। वो भी कहाँ पे था? हाई लैंड पे था। और ये बेसिकली सारे के सारे IVC साइट पे देखा गया। मतलब अगर इंडिया का रफ स्केच एक मैप ड्रॉ करूँ तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं मोटा मोटी इंडिया ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो इंडस रिवर निकल रही है, राइट, यहाँ के जो साइट्स है इनको तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कह ही रहे हैं। प्लस चूंकि ये पूरे के पूरे सिविलाइजेशन एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है 2500 BC के आसपास में, तो इसके तरह गुजरात में भी अगर कुछ साइट्स है तो ये भी IVC का पार्ट है, इसके नीचे भी कुछ साइट है तो ये भी IVC का पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इंडस नदी के पास था और वो पहले रिसर्च में सबसे पहले वहाँ पे पाया गया, राइट। इसलिए वो नाम सब जगह रिपीट होता है, चाहे हड़प्पा कह दो आप साइट, हर जगह लोग उसी को यूज़ करते हैं बिकॉज सबसे पहले वो रिसर्च में पाया गया था वो साइट। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि लगभग सारे साइट्स पे आप, मतलब गुजरात भी आ जाओ या फिर आप नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी चले जाओ, जितने भी साइट्स हैं उन सारे के सारे साइट्स पे सेम ही है मोटा मोटी स्ट्रक्चर, कि वेस्टर्न पार्ट हाईलैंडों का साइटेडल और लोअर पार्ट में आम जनता रहेगी, राइट। तो ये उनका पब्लिक स्ट्रक्चर था। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा ड्रेनेज की बात करूँ तो ड्रेनेज भी उनका बहुत अच्छा था। मतलब ड्रेन्स पूरे पैक थे, हर घर के सामने से नाली निकलती थी, वो एक शहर की बड़ी नाली से मिलती थी और वो एक बड़े ड्रेनेज से मिलता था। और वो जितनी नालियाँ थी ना वो पूरे तरीके से पैक्ड थी, पानी नहीं घुस सकता था इधर उधर से, और वो खुली नहीं थी, राइट। ये पैक्ड वाले वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट ड्रेन्स वर ओपन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। नो, द ड्रेन्स वर नॉट ओपन, दे वर कंप्लीटली क्लोज्ड सो दैट द डस्ट द क्लीनलीनेस कुड बी मेंटेन, नॉट द डस्ट बट द क्लीनलीनेस पार्ट कुड बी मेंटेन, साफ सफाई रहे, इसलिए उसको पूरा पैक करके रखते थे। आजकल की तरह नहीं कि आप देख रहे हो दिल्ली में ऐसे ही पानी लग जा रहा है और नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं, लोग गिर जा रहे हैं, वो सीन नहीं था। दे वर एक्चुअली वेरी कंसर्न अबाउट क्लीनलीनेस, साफ सफाई में उनका कंसर्न सबसे ज़्यादा था, राइट। इनफैक्ट यू विल बी शॉक टू नो, अभी 2 साल पहले पाकिस्तान में फ्लड आया था तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बह गया था, राइट, पूरा का पूरा पाकिस्तान बह गया था। लेकिन पाकिस्तान में हड़प्पा वाला जो साइट है ना, वहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं लगा। एंड यू नो वाई? क्योंकि 5000 साल पहले जो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, आज भी वो ड्रेनेज सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है, पानी लग ही नहीं रहा वहाँ पे। तो इतने सिविलाइज थे ये लोग। आज के टाइम पे भी इतनी सिविलाइज सोसाइटी आपको बहुत कम दिखाई देगी। जिससे मैंने बात किया ग्रेट बाथ, राइट, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। ग्रेट बाथ कहाँ पे था? मोहनजोदारो में। सबसे बेसिक सा फैक्ट स्टेट PCS में पूछा हुआ है, कल अगर एक इजी सा क्वेश्चन आ जाए UPSC में कि ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट, तो पता होना चाहिए मोहनजोदारो। क्लास 6 की NCERT में दिया हुआ है, राइट। एक स्पेशल टैंक था जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ इसका नाम था, और उस एरिया में इसको बनाया हुआ है। पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक, लोग उसमें आकर के नहाते थे ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो मोस्टली इसको रिलीजियस पर्पस या फिर कस्टम्स के लिए यूज करते थे, राइट। दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे हमने कवर अप किया हुआ है, राइट। और उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट क्या है? फायर अल्टर्स। मतलब वो जो आग हवन, जो फायर अल्टर्स थे, वो हमें कहाँ पे मिले हैं? तो वो हमें कालीबंगन में मिले हैं और लोथल में मिले हैं फायर अल्टर्स। कालीबंगन एंड लोथल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। कालीबंगन कहाँ पे गाइस एंड लोथल कहाँ पे गाइस? सो विल रीड इट अगेन। आगे वाले साइट्स हम देखेंगे कि लोथल जैसे कि हम देख रहे हैं गुजरात में है, सिमिलर टू दैट कालीबंगन इज देयर इन राजस्थान। तो इन साइट्स पे हमें फायर अल्टर्स मिले हुए हैं, राइट। राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा पे, अभी भी रिसर्च चल रहा है।
तो दे आर सम इंपॉर्टेंट साइट्स, राइट, उसको हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ें यहाँ पे मिली है. दिस शुड बी समथिंग दैट यू शुड नो दैट, सो दैट इफ क्वेश्चन कम्स यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर देम. ये हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को. लाइक हाउसेस, वहाँ पे 1 से 2 स्टोरी बिल्डिंग्स बनते थे, रूम्स होते थे उसके अंदर में, और एक कोर्टयार्ड, एक आंगन होता था. आज की तरह नहीं जैसे दिल्ली में मकान एकदम सट के बने हुए, वैसा नहीं, खुले खुले में रहने वाले इंसान थे. आज भी आप गांव में जाके देखो तो गांव के हर घर में आंगन होता है, कोर्टयार्ड होता है, राइट. तो ये कोर्टयार्ड होता था. और शहर जो था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैक्ड या फिर कवर्ड ड्रेन्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ड्रेन्स उनके पूरी तरीके से कवर्ड होते थे, और थोड़ा सा स्लोप होता था. स्लोप इसलिए क्योंकि आपको पता है पानी हाईलैंड से लोलैंड में जाता है, तो अगर आप हल्का स्लोप करके बनाओगे ना तो सारा शहर का पानी एक जगह से ड्रेनेज से निकल जाएगा. इतने सिविलाइज थे. मतलब दिल्ली में बारिश हो रहा है ना, तो नाली का पानी रोड पे आ जा रहा है, उनका स्लोप उल्टा बना हुआ है. मतलब उन्होंने नालियों को ऊपर बना दिया है और रोड को नीचे बनाया हुआ है कि हाँ थोड़ा भी बारिश हो तो ये पानी भी नीचे आ जाए. तो हमारे लोग भी थोड़े से सिविलाइज्ड है, बट थोड़ा उल्टा हो गया वो. ये वाला सिविलाइज्ड अलग तरीके का है, राइट. इसी चीज़ को यहाँ पे हमने कवर अप किया हुआ है एनसीईआरटी में. नाउ वेरी ऑफन हाउसेस वर कनेक्टेड टू ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू द बिग वंस. वही बात है, ड्रेन्स जो थे हाउसेस से वो छोटे छोटे होकर के एक बड़े ड्रेन से कनेक्टेड थे और पूरा पूरा पानी शहर का निकल जाता था. नाउ लाइफ इन द सिटी, शहरों में लाइफ कैसा हुआ करता था. तो ऐसा कहते हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते थे, क्योंकि जो सील्स मिले ना उनके पास में ना, उस सील से पता चलता है कि वो शायद ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे, राइट. अलग सिविलाइजेशन से एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो मेसोपोटामिया है, राइट, जो हम देख पा रहे हैं. और ऐसा कह रहे हैं कि शायद रूलर्स थे, रूलिंग कम्युनिटी थी, और वो ट्रेड पे ज़्यादा बिलीव करती थी, मारपीट पे नहीं करती थी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द डिक्लाइन. उनके डिक्लाइन होने का वन ऑफ द मोस्ट कंसिडर्ड रीज़न इज़ कि चूंकि उनके पास आर्मी नहीं थी, रूलर्स वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करते थे, फाइटिंग कम्युनिटी नहीं थी, इसलिए जब आर्यंस आते हैं तो आर्यंस सबको मार देते हैं. इनफैक्ट आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे कि मोहेंजोदारो को माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, मृतकों का टिला, क्योंकि वहाँ पे एक्सकेवेशंस में ऐसी बॉडीज़ मिली है ना 5-6 जिनमें सेम टाइप के मार्क है, सेम वेपन से. तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि आर्यंस आया और इन सबको मार दिया उन लोगों ने, राइट. तो मतलब ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल बता रहा हूँ एनसीईआरटी के साथ में. ये फर्दर क्लासेस में आपको और डिटेल में पढ़ना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होता रहे और उस बुक को जब पढ़ो तो आपको डर ना लगे या दिक्कत ना हो. सो दैट इज़ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसके बाद में हमने क्या देखा हुआ है, बहुत सारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी थे इनके पास में, ऑर्नामेंट्स भी हुआ करते थे गोल्ड के और सिल्वर के. क्यों ऑर्नामेंट्स होते थे गोल्ड और सिल्वर के, क्योंकि ये लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी थी और ये सारे रिसोर्सेज इनको मिल रहे थे. कहाँ से मिल रहे थे हम वो भी देखेंगे. देखो ये लोग क्राफ्ट पर्सन थे, क्राफ्ट बनाने इनको बहुत आता था. और टेराकोटा टॉयस, टेराकोटा क्या होता है, जो क्ले होता है ना, क्ले को पका करके, मिट्टी को पका करके वो मिट्टी का खिलौना, टेराकोटा टॉयस बहुत बनाते थे वो. जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली में इनके सील्स हैं, इस पर आप इमेजेस देख पा रहे हो. ये एक्चुअली में सील आपको मेसोपोटामिया में मिला हुआ है. तो वहाँ से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उनके सील्स यहाँ मिले हैं, प्लस मेसोपोटामिया वाले का बहुत सारा सील और इंस्क्रिप्शन आईवीसी वाले साइट्स पे मिला है. तो ये दिखाता है कि दोनों के बीच में एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी और रिलेशन चल रहा था बहुत बढ़िया. ये बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका स्लाइड है. देखो बहुत सारी चीज़ जो पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो एक्चुअली में या तो स्टोन के बने थे, शेल्स के बने थे, या फिर मेटल्स के बने थे. अब देखो ये मेटल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि मेटल कौन सा था, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर. ये वाला पार्ट वहाँ ज़्यादा मिलता है, ब्रॉन्ज स्पेशली. तो ब्रॉन्ज आपको पता है एक एलॉय है, और किससे किससे मिलता है, कॉपर प्लस टीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, राइट. तो ब्रॉन्ज से मिलता है. तो एक्चुअली मैंने क्या बताया था, अगर स्टोन के वेपन्स बन रहे हैं, स्टोन के टूल्स बन रहे हैं तो स्टोन एज, आयरन के वेपन्स या टूल्स बन रहे हैं तो आयरन एज, ब्रॉन्ज के वेपन्स और टूल्स बन रहे हैं तो ब्रॉन्ज एज. इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एज में आता है गाइस, ब्रॉन्ज एज में आता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को आयरन के बारे में पता था नहीं, दे हैड नो आइडिया अबाउट द आयरन. आयरन की खोज, लोहे की खोज होती है वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज के आसपास में, जहाँ पे जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं, आर्मी लोग रखना स्टार्ट करते हैं. आने वाले चैप्टर्स में उनको और डिटेल में कवर करेंगे. यहाँ पे लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता है, राइट. अगर आयरन के बारे में पता होता तो ये शुरू में ही मास लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन करते और एग्रीकल्चर एक्सपेंड करते. इन्होंने जो भी एक्सपेंशन किया हुआ है लिमिटेड मेटल्स के साथ में किया हुआ है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे. सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, दैट इज कॉटन. कॉटन ऐसा बोला गया है कि मेहरगढ़ वाले रीजन में आज से लगभग 7000 साल पहले प्रोड्यूस होता था. मतलब 5000 BC के आसपास में वी हैड कॉटन विद अस. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 5000 BC, सो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट मेसोलिथिक वाला टाइम एंड सम टाइम रिलेटेड टू द न्यूलिथिक वाला फेज. उस टाइम से हमारे पास में कॉटन है. इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहते हैं. कॉटन का ट्रेड होता था इसके कारण. आगे इसको और कवर करेंगे डिटेल में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. और एक लास्ट यहाँ पे है कि अब ये टूल्स, ये एलिमेंट्स आते कहाँ से थे. तो देखो जो हड़प्पन्स है ना,
इनको जो कॉपर मिलता था प्रेजेंट डे राजस्थान, इंपॉर्टेंट, राजस्थान से कॉपर लेके आते थे, ओमान से भी लेके आते थे जो कि वेस्ट एशिया में है, जो मैंने दिखाया था मैप में आपको, ओमान, इजिप्ट, राइट, वेस्ट एशिया जहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, वहाँ से भी लेके आते थे कॉपर। और अपने इंडिया में तो कॉपर मिलता था राजस्थान में। जब आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे तो वो जगह भी बताते हैं प्रिसाइजली, गणेशावर नाम का एक जगह है, राइट, माइनिंग एरिया था जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर मिलता था, दैट इज गिवन इन देयर 11th क्लास ऑफ एनसीईआरटी, राइट। टीन कहाँ से मिलता था, तो टीन वो लेकर के आते थे और उसको कॉपर के साथ में मिक्स करते थे, तो टीन को लेके आते थे अभी अफगानिस्तान और ईरान वाले एरिया से, वहाँ से टीन और कॉपर दोनों लेकर के आके मिक्स करते थे और फिर वो ब्रॉन्ज बनाते थे। जैसे मैंने कहा था टीन एंड कॉपर मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज, और इस एज को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज। ऑल्सो एक डांसिंग गर्ल है, राइट, जो हमें आईवीसी के साइट पर मिली हुई है। तो एक बार एक बच्चे ने मुझे क्लास में पूछा कि सर डांसिंग गर्ल किस चीज़ से बना होगा, तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हें अगर ये क्वेश्चन नहीं पता बट फिर भी तुम इसका आंसर कर सकते हो, कैसे, तो वो किस एज के बारे में बात करें। सो यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉन्ज एज, सो डेफिनेटली डांसिंग गर्ल इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, राइट। तो मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी हो, सब में कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करेंगे ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, और मेंस के आंसर में अलग अलग डायमेंशंस को एस्केवेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट हियर ऑल्सो। नाउ देखो गोल्ड कहाँ से निकलता है, तो प्रेजेंट डे कर्नाटका। अब कोई मुझे बताएगा कर्नाटका में ही क्यों, कर्नाटका में ऐसा क्या है। आपने केजीएफ फिल्म देखा हुआ है, राइट, कोलार गोल्ड फील्ड, राइट, तो वहीं में कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइंस हैं, राइट, उसी के ऊपर मूवी बनी है उस पूरे एरिया में। कोलार गोल्ड माइंस आज से सपोज करो 7000 पहले से गोल्ड दे रहा है पूरी सिविलाइजेशन में। मतलब लोग रह रहे हैं कहाँ पे, मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में, बोलान में। कर्नाटका कहाँ, एकदम साउथ इंडिया, नीचे से उतने ऊपर तक गोल्ड जा रहा है। आर यू गेटिंग दैट, राइट। मतलब गोल्ड हम लेकर के जा रहे हैं इंडिया में, साउथ इंडिया से लेकर के जा रहे हैं, तो सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है। और कहाँ से ले आ रहे हैं, कोलार गोल्ड माइन, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइंस। और बहुत सारे प्रीशियस मेटल है जो कि गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इन सभी जगहों से हम लेकर के आते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कवर्ड हियर। इन सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को मैंने यहाँ पे स्लाइड और नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो गाइज दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक, एंड वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। नाउ फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, खाना कहाँ से आता है, तो लिखते हैं वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटी अदर्स लिव्ड इन द कंट्री साइड। कुछ लोग कंट्री साइड में भी रहते हैं, देखो जहाँ भी शहर है तो वहाँ गाँव भी है। अगर कुछ लोग शहर में रह रहे हैं तो कुछ लोग गाँव में भी रहेंगे। अगर गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो किस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे। शहर वाले लोग ट्रेड एंड कॉमर्स पर ध्यान देंगे, जो आईवीसी में हमने देखा। तो हरप्पन्स क्या क्या ग्रो करते थे, व्हीट, बार्ले, पर्ल्स, पीस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से हट करके कुछ ऐसे कोकोनट और ऐसा कुछ बोल दे तो ध्यान में रखना कि वो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, यही सब चीज़ें वहाँ पे अक्सर ग्रो होते हुए नजर आए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस लास्ट में ये है कि जैसा हम बार बार बात भी कर चुके हैं, क्योंकि पेस्टोरल कम्युनिटी थी तो वो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इन सब चीज़ों को रेयर कर रही थी। एक क्विक रिवीजन के लिए फटाफट जस्ट गिव मी द आंसर कि कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हमने पढ़ा कि मास्टर्स को डॉग के साथ में बरी किया गया हुआ है। कौन सा लोकेशन है, बुर्जा होम। कहाँ पे है ये, कश्मीर में। और क्या होता था वहाँ पे, पिट ड्वेलिंग होता था। इट इज क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मास्टर्स को उनके गोट्स के साथ बरी किया गया है। आंसर इज मेहरगढ़। कहाँ पे है, बोलन पास इन पाकिस्तान, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिलेट थिंग्स, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, क्यों वहाँ पे बरी किया गया था, क्यों डोमेस्टिकेशन हो रहा था, क्यों एग्रीकल्चर हो रहा था। आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर डन। हमने इसको डिटेल में बात कर लिया, स्टोन एज से लेकर के अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, एंड दैट इज हाउ आई थिंक इट एंड्स अप हियर, राइट। बस एक छोटा सा साइट है ढोलावीरा। ढोलावीरा कहाँ पे है, तो ढोलावीरा इज इन गुजरात। गुजरात में कहाँ, रन ऑफ कच्छ के पास में। ये एक हरप्पन सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ढोलावीरा एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। देखो एक ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ढोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे, तो ढोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्यों, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितने भी साइट्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा कि वो सारे के सारे साइट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। साइटाडल, राइट, अपर टाउन हो गया, और बाकी एक नीचे का लोअर टाउन हो गया। ढोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, मतलब अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, और तीनों में अलग अलग लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन होता था, राइट। दैट इज वाई ढोलावीरा इज यूनिक, एंड दैट इज वाई एनसीईआरटी हैज गिवन ढोलावीरा, एंड दैट इज वाई देयर आर चांसेस दैट यूपीएससी may ask you about the ढोलावीरा, like name the site which was divided, name the city which was divided into 3 other parts, 3 other cities. So the answer will be ढोलावीरा। और जब हम ढोलावीरा की बात करते हैं तो गुजरात में एक और साइट है ढोलावीरा के साथ साथ में, एंड दैट इज लोथल।
थोड़ा सा हम लोथल को भी देख लेंगे। सो लोथल कहाँ पे? लोथल भी इट इज़ लोकेटेड टू दी गल्फ ऑफ खम्बत, क्लोज टू द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। इंपॉर्टेंट है, साबरमती नदी के पास में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है? तो दैट इज लोथल, राइट। और कहाँ पे है ये? गल्फ ऑफ खम्बत के पास में। किस स्टेट में है? गुजरात में। गुजरात में एक और साइट है, क्या नाम है उसका? ढोलावीरा। ढोलावीरा क्यों? ढोलावीरा की एक स्पेशल फीचर क्या है? तो उसके शहर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कनेक्शंस होने चाहिए, लोथल को ढोलावीरा से कनेक्ट करना हमें आना चाहिए, राइट। मेहरगढ़ को बुरजाहोम से कनेक्ट करना हमें आना चाहिए। फिर हिस्ट्री फैक्चुअल नहीं लगती, कॉन्सेप्चुअल लगती है। इसके बाद से हम क्या देखते हैं? तो ढोलावीरा एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल्स। ये एक ऐसा सेंटर था जहां पे स्टोन से, शेल से, मेटल से बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स या फिर प्रीशियस स्टोन्स बनाए जाते हैं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और चूंकि वहां पे ऐसी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है तो वो स्टोर हाउस था, मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें वहां पे रखने को मिलेंगी जो कि सील्स और सीलिंग्स से बनी है, जो कि वहां पे पाई गई हैं स्टोर हाउसेस में, राइट। तो ढोलावीरा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सेम थिंग। यानी कि अगर हम मिस्ट्री ऑफ द एंड, लास्ट में उसकी मिस्ट्री की बात करें, लगभग 3900 ईयर्स आज से पहले, यानी कि हम वी आर अप्रॉक्सीमेटली टॉकिंग अबाउट 1900 BC, 1900 BC, मतलब 1900 BC के आसपास में देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये डिक्लाइन हो गया, ये खत्म हो गया। और वैदिक एज कब से स्टार्ट हुआ है? मैंने बताया था आपको बैच के स्टार्टिंग में, लगभग 1500 BC के आसपास में, राइट। तो ये 1500 BC और ये 1900 BC, इसके बीच में 400 साल का गैप है। और ये जो 400 साल का गैप है, इसको बोलते हैं ग्रे हिस्ट्री। इस एरिया की हिस्ट्री बहुत ग्रे है, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टिल रिसर्चिंग, हिस्टोरियंस आर स्टिल ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि क्या हुआ होगा, बट अलग अलग थियरीज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की डेथ कैसे होती है। सो वन ऑफ द थियरी सेज कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, फ्लड आ गया, उसके कारण सारे चले गए, निकल गए। एक्चुअली जैसे हमने देखा हुआ है मोहनजोदारो मूवी, ऋतिक रोशन की, उसमें ऐसा ही कुछ करके दिखाया हुआ है, राइट। बट अगेन द काउंटर थ्योरी सेज कि एक जगह पे फ्लड आ सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में कैसे लोग खत्म हो सकते हैं? दिस इज नॉट समथिंग विच इज सूटिंग इट। कोई कह रहा था कि क्लाइमेट बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया, इसलिए चीज़ें एब्रप्ट हो गई, राइट, और सिविलाइजेशन खत्म हो गया, उसकी भी काउंटर थ्योरीज है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आते हैं घोड़े पे बैठ करके, क्योंकि घोड़ा हॉर्स उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत कम, रेयरली कहीं देखा गया है। सुरकोटाडा में शायद बात हुई है, घोड़े के थोड़े एविडेंसेस हैं, बट उतना प्रोमिनेंट एनिमल नहीं है, हर साइड पे नहीं मिला। ऐसा कैटल आपको हर जगह मिल रहा है, राइट, गोट आपको हर जगह मिल रहा है, ये ऐसा हॉर्स नहीं है। लेकिन आर्यंस जब आते हैं तो वैदिक एज में हॉर्स बहुत कॉमन एनिमल हो जाता है, राइट। तो ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस घोड़े लेकर के इंडिया में आते हैं मास स्केल में, और मेहरगढ़ वाले एरिया से घुसना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला एरिया ऊपर है, और वहाँ से मारते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके आसपास में, तो सबको मारते हुए इंडिया में नीचे की तरफ आते हैं। और दिल्ली वाला जो एरिया, कुरुक्षेत्र, वहाँ पे उस एरिया पे वो अपने आप को सिविलाइज कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, और फिर से अपनी विलेज इकोनॉमी स्टार्ट कर दे, आयरन का खोज होता है और वैदिक एज स्टार्ट होता है, राइट। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी इज इन लोग का डिक्लाइन होने का आर्यन इन्वेजन थियरी, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस स्लाइड, एंड दैट इज व्हाट एनसीईआरटी हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। सो गाइज फाइनली हमने एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। देयर आर 12 चैप्टर्स इन दिस बुक, राइट। ये जो पहली वीडियो जा रही है, आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की है थोड़ी, बट लेट मी टेल यू, इस वीडियो को लंबे होने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि मुझे आपके दिमाग में एक स्केच ड्रॉ करना था कि एंशिएंट इंडिया कैसे स्टार्ट हो रहा है और कैसे आगे जा रहा है, राइट। आई होप इसके बाद आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस बैच में कवर किया, जो 6 क्लास के एनसीईआरटी में नहीं था, क्लास 11 के एनसीईआरटी में मिलेगा। तो मैंने यहीं पे ध्यान दिया, आपको समझा दिया, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। थिंग्स बिकम वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड यू गाइज बिकम यूज्ड टू विद दिस। तो इसके साथ गाइज वी आर ट्राइंग टू एंड दिस लेक्चर हियर, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। और आपको एज आई सेड, वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आंसर्स शेयर कर सकते हैं जब भी हमारे पास में टाइम होगा। एक्चुअली वी डू नॉट हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट, एंड वी आर लॉन्चिंग अ फ्री इनिशिएटिव। तो एक हमारे साथ भी प्रॉब्लम ये है कि हम फ्री इनिशिएटिव में बहुत लिमिटेड चीज़ें कर पाएंगे, राइट। तो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, विल ट्राई कि हम उससे आपके आंसर्स को इवेलुएट कर सके, विल ट्राई टू फिगर इट आउट, एंड उस बेसिस पे सो दैट थिंग्स आर अंडर आवर वे और आपके भी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते रहे। तो इसके साथ में गाइज आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। आई होप दिस वाज इंपॉर्टेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। हम 3 पार्ट्स में इस क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 4 चैप्टर का, 2 पार्ट्स और बचे, इसके बाद से क्लास 6 खत्म, फिर 7, फिर 8, ऐसे हम करके फटाफट इन बुक्स को खत्म करेंगे। हम चाहते तो एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बना सकते थे, बट मुझे आई डोंट हैव टू डू दैट मच ऑफ लाइक वीडियो मार्केटिंग कि मैं हर एक चैप्टर का वीडियो बनाते रहूँ और उस पर व्यूज़ गिनते रहूँ। इट इज़ बेटर कि आपके लिए ईजी हो कि जल्द से जल्द चीज़ें खत्म हो जाए, और इस तरीके से हो कि आपको समझ
समझ में। अब मैं हर चैप्टर समझाने लगूँ अलग अलग वीडियो में ना, तो लिंक करना टफ हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि मैंने 4 चैप्टर कवर किया तो मैं चारों को एक साथ लिंक कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ वाई दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप दिस इज़ डन एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड अ सिंगल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड इज़ दैट कि जो भी हमने पढ़ा है बैच में, मेक श्योर यू गाइज गो एंड यू रिवाइज दैट, बिकॉज अगर आपने बुक से नहीं पढ़ा ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, सो दिस इज़ अ वेस्ट। सो प्लीज़ गो एंड रीड द रॉ बुक्स। जितने भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, प्लीज़ डू नॉट रीड दोज स्टडी मटेरियल्स, दे आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो मैंने नोट्स बनाया इसको भी मत रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो। इस वीडियो को देखने के बाद में आई एम 100% श्योर जिस लेवल पे मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, जितनी हाई क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको एक छोटे से क्लास की एनसीईआरटी से देने की कोशिश की है, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू गिव द एग्जाम और व्हेन यू डू एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उस पीडीएफ से उन क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं जो क्लास 6 के एनसीईआरटी से यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए। सो गाइज टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चलो टेक केयर, बाय।